लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका गौर। डॉक्टर तो है ही हैं, साथ में एंटरप्रेन्योर हैं और सामाजिक रूप से भी अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। आप CII के सदस्य हैं। इसके अलावा आप लघु उद्योग भारती में उपाध्यक्ष हैं। आपने 40 वुमेन विंग में अध्यक्ष का पद भी संभाला है। तो आपका एक लंबा अनुभव है समाज में काम करने का और समाज को आगे बढ़ाने का और एक महिला होते हुए नए अनुभव अपने साथ जोड़ने का। डॉक्टर अलका गौर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि राजस्थान, जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, आज का समय बहुत बदल गया है। तो आपने जब सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो किस तरह ये सोच मन में आई और कैसे उसको आपने फॉलो किया? मैम, जैसे राजस्थान तो मशहूर है इस बात के लिए कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, महिलाओं को लेके तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और आज का दृश्य तो बिल्कुल ही बदल चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब एजुकेशन ली थी तो मैं 2 भाइयों में इकलौती हूँ, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई। तो लेकिन घर में ट्रीटमेंट सेम मिला, बिल्कुल जैसे लड़कों को रखा जाता है वैसा ही मिला। पर जब आगे पढ़ने की बात आई तो जो घर के बड़े हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों को इतना कब पढ़ाया गया है, तो बस शादी कर दो, 10th हो गई। लेकिन मेरी मम्मी ने यहाँ पे स्टैंड लिया और मेरी मम्मी ने, आप सोचिए कि उस समय मैंने जब 11th-12th किया और जैसे ही कॉलेज के लिए जाना था और मेरे पास साइंस था, डॉक्टर हूँ, तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, अगर आपको साइंस से कुछ करना है तो सिर्फ लेक्चरर बनना है। अच्छा, हाँ, वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि आप बस सेफ रहें। हाँ, आप जयपुर में ही है, उनका आंखों के सामने ही है और साथ के साथ शादी भी हो जाए तो विदा भी कर दूं और इतना सा ही पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं, बहुत छोटी सी थी तब से ही था कि डॉक्टर बनना है, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चलता रहता था। कॉपियों में भी लिखती थी, जब लिखने को ऐसे कहा जाता था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो वो लिखती भी की। तो यहाँ पे फिर मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया और मैंने फादर को बताया कि मैं BSc कर रही हूँ कनौडिया से, जबकि मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। और साल भर बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो पापा को देख के बड़ी खुशी हुई। झूठ बोलने के बाद वो उस झूठ को भूल गए उस खुशी के सामने, कुछ बोला नहीं कभी? नहीं। और आज वो ये कहते हैं कि उस समय मैं तुम्हें और भी मौके दे देता तो आज शायद तुम इससे भी ऊपर होती। मेरे फादर सेंटेक्स कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, तो पापा आज भी ये कहते हैं कि पाला तो मैंने तुम्हें बेटों की तरह ही था, कहीं कहीं पे मैंने तुम्हें छूट नहीं दी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें और सपोर्ट करता तो शायद तुम किसी अच्छे पद पे और भी बड़े पद पे होती। देखिए आज कैसे पिता का जो है मन बदल गया है ना। मैं आपको देखती हूँ, आप झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं जाकर। ज्यादातर लोग जब सामाजिक कार्य करना होता है तो गाँव में चले जाते हैं, लेकिन आप शहर की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर और बालिका शिक्षा या महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर भी हैं। आप वहाँ पर क्या पाते हैं? उनके साथ क्या समस्याएं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को, हाइजीन को लेकर? इसके साथ ही एक सवाल और मेरा है जो मन में आ रहा है कि गांव की परिस्थितियां अलग है। जैसे वहाँ पे जो महिलाओं की समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ अलग होंगी शहर के झुग्गियों में जो महिलाएं रह रही। इनके साथ क्या समस्या आप देखती हैं? अगर हम गांव की बात करें और शहर की झुग्गियों की बात करें तो शहर की झुग्गियों से बेहतर वो गांव है जो ये छोड़कर आ रहे हैं कुछ कमाने की आस में। हम जब इन झुग्गियों में जाके करीब से देखते हैं तो पता चला कि ये बड़े अच्छे परिवार से है। इनका गांव में अपना एक मकान है, चाहे वो छोटा सा ही मकान हो, मकान है। हाँ, इनका गांव में मकान है, लेकिन शहर में हम कुछ बड़ा कर लेंगे, शहर में चले जाएंगे, शहर की लाइफस्टाइल जी लेंगे, अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे देंगे यहाँ लाके और शहरी वातावरण का असर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। ये सोच के ये अपना वहां से छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में इनके पास ना तो जमीन है, ना सर छुपाने को छत है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी प्राइवेट स्कूल्स आ जाते हैं आगे, कभी हम जैसे लोग वो हैं जो कोशिश करते हैं इनको सरकारी में एडमिशन दिला दें। तो जो मैंने अंतर देखा यहाँ की बच्चियों में, महिलाओं में, जो हम गांव में देखते हैं, गांव में तो आज चाहे
पैसा कम होगा, संसाधन कम होंगे, लेकिन कम से कम उनके पास एक पक्की छत सर पे और फर्श है, और वो खुद का है। चाहे वो 50 गज है, चाहे वो 100 गज है, वो उनका खुद का है, जिसमें कचरा नहीं है, साफ पानी है, साफ रोशनी है, साफ हवा है सांस लेने को। हम यहाँ की बात करते हैं तो सोचिए आपकी 500 बस्ती, एक बस्ती के अंदर 500 परिवार एक साथ है, जिसमें आपने कभी अपने घर से निकली हुई टाइल फेंक दी तो वो उनका फर्श बन गया। कभी दिवाली की सफाई पे आपने पलंग या कुर्सी फेंक दी तो वो उनका फर्नीचर बन गया। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं ये तो शहर में जल्दी पहुंचनी चाहिए, तो इनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? यानी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और ये इन तक पहुंचती ही नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये आ तो गए शहर में, सरकार इनको सुविधा देना भी चाह रही है, ये शहर आ गए, इनको अगर पट्टे दे दिए जाते मकान के, उनको ये किराए पे चढ़ा देते हैं और फिर ये वापस आके उन्हीं झुग्गी झोंपड़ी में रहने लग जाते हैं। आप कभी भी देखिए, किसी भी रेड लाइट पे आप रुकेंगे अपना व्हीकल लेके और वहाँ जो बच्चे या महिलाएं काम करती मिलती हैं, आप उनसे कभी भी पूछे कि हम आपको अच्छे से विस्थापित कर देंगे, अच्छे स्कूल में डाल देंगे, अच्छे कपड़े पहना देंगे, अच्छा खाना और सम्मान से आपको अपने कमाई मिल जाएगी, तो वो आपका सुन के अनसुना करते छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रोज के जब वो रेड लाइट पे कमाई हो रही है उनकी, उसमें नाना करते करते ऑन पे, जो अभी मैंने कई बार अखबारों में भी पढ़े, तो उनका 10 से 30 हजार रुपए का कलेक्शन होता है। 10,000 से 30,000 का, तो ये ज्यादा आसान है कमाना इस तरह से। लेकिन आप उनकी जीवन शैली देखिए, रहन सहन देखिए, शिक्षा नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार की तरफ से? जो योजनाएं हैं कुछ भी नहीं पहुंचती, या आप लोग जब जाते हैं तो क्या उनको कुछ देने का प्रयास करते हैं? मैम, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इनके बच्चों को पर्सनल ट्यूशन देते हैं इतवार की इतवार। उसके साथ में इनके लिए बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल, इसका हम खुद पर्सनली पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे संग वॉलंटियर्स भी खड़े हो जाते हैं। संस्कार के लिए गायत्री परिवार से इनके लिए हवन कराते हैं, जिससे इनके संस्कार अच्छे बने। दवाइयों के लिए हमारे जो आरोग्य मित्र इस तरह से हमने बनाए हुए हैं बस्ती बस्ती में, जहाँ पे इनको दवाइयाँ दी जाती हैं, जो छोटे मोटे जो भी इनकी डिजीजेस होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, यदि कोई बड़ी समस्या होती है शारीरिक, तो फिर इनको डॉक्टर्स को बड़े हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाता है। उसके साथ में मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं निःशुल्क, जहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं। वहाँ से इनको फिल्टर करके लगता है, एक पूरी स्कैनिंग तो हो ही जाती है कि सबको एक बार जांच लेते हैं। उसमें लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे जिनको अस्पताल की जरूरत है, उनको वहीं ऑपरेट कराना पड़ेगा या वहीं उनका इलाज चलेगा, तो उनको वहाँ रेफर भी करवाया जाए। तो क्या ये मानकर चलें कि इनका जीवन स्तर सुधर रहा है और हम इनके लिए कोई एक पॉजिटिव सोच रखें कि ये एक अच्छा कुछ हो रहा है? क्या कहते हैं? मैम, बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए। सुधर भी जाएगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे मेरे जैसे 2, 5, 10, 200 लोग, 2000 लोग, 2 लाख लोग करेंगे तो भी आप देखिए कि जयपुर कितना बड़ा शहर है और काफी सारी महिलाएं आपको मिलेंगी जो इन कामों में लगी हुई है। लेकिन फिर भी अगर जैसे 500 बस्ती, बस एक बस्ती के अंदर 500 परिवार एक साथ है, तो सोचिए कि कम से कम 50 से 100 वॉलंटियर्स तो हमें चाहिए, जो मिलके टीम वर्क कर सके, जो इनके पढ़ाई, इनकी स्किलिंग के ऊपर, इनकी हेल्थ के ऊपर काम कर सके। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं हर बार इनसे ये कहती हूँ कि आप में से 20 या 30 महिलाएं या बच्चियां इकट्ठी हो जाए, या ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं, या जिनकी कुछ पारिवारिक ऐसी असुविधा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनका एक अगर ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो मैं उनको फ्री ट्रेनिंग कैंप्स भी करा सकती हूँ, जिसमें इनको कपड़ा सिलना या हाथ के थैले बनाना, खाने के सामान बनाना, मेकअप वगैरह सिखाना, जिससे ये खुद की आजीविका जो है कल को कर पाए। कुछ एक एग्जाम्पल तो दीजिए आप, जो आपने देखा हो, या बच्चे हो कोई पढ़ना चाह रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, उनको आपने किस तरीके से मोटिवेट किया हो और रास्ता दिखाया हो, जिनके माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या फिर हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे हो, या मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ एक अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो मुझे बताइए। इसमें मैम जैसे वैशाली के अंदर अरबिट नगर कच्ची बस्ती है, हाँ, जहाँ खुद मैंने 3 महीने तक लगातार पढ़ाया हर इतवार को, और बच्चे इतने होशियार जिसकी कोई हद नहीं। बस संसाधनों की कमी है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो शुरू में तो बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि उन बच्चों को पहले उस बस्ती में जाना,
उनका वो माइंडसेट डेवलप करना कि हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। उनके पास बैग है, कॉपी किताब है, पर सर पे छत नहीं है। जैसे तैसे उनको हम लेकर आते थे इतवार की इतवार, 1 घंटा लगता है उन्हें इकट्ठा करने में। इकट्ठा करके फिर उनको कुछ खाने का सामान देके जिससे एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाए। उसके बाद इन बच्चों को पढ़ाया गया। इसमें से कुछ बच्ची जो विलिंग थी आगे पढ़ने के लिए, उनको प्राइवेट स्कूल्स में शिफ्ट किया गया। और जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हो तो इसके अंदर जैसे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके संग कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी, जिन वो परिवार में शेयर नहीं कर पा रही थी। उनकी काउंसलिंग कराना, उनको समय समय पे मोटिवेट करना, जिससे वो इन सारी तकलीफों से उबर के बाहर आ जाए। वो नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी सकती, नॉर्मलिसी की तरफ हम लाने की कोशिश करते हैं उनको कि वो अपना कुछ पुराना भूल जाए। और जैसे आप कह रहे हो कि आप क्या बदलाव लाए हो, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि 2 बच्चे हैं, होने तो वो चाहिए थे 8th में और 6th में, लेकिन क्योंकि उनके माता पिता बार बार जगह बदल रहे थे, आज वो त्रिवेणी में रह रहे हैं और कल वो चले गए लालकोटी, तो बच्चों का ना तो स्कूल का पता, और अगर मैंने त्रिवेणी जाके बच्चों की मदद कर दी तो वो बच्चे उठ के चले गए लालकोठी, मुझे उनका पता ही नहीं था। फिर पता चला कि इस वजह से, और उनके माता पिता के पास खुद का घर नहीं था, वो किराए के रह रहे थे। तो उनके आधार कार्ड जो थे उसमें भी इनकी जो आधार कार्ड बनवाए इनकी, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब गलत थी। जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल में कह के पहले प्राइवेट स्कूल के चक्कर लगाए 2-3 स्कूलों के, वहां से उनकी टीसीयां निकलवाई। उन्होंने भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बच्चा तो हमारे स्कूल आया ही नहीं। तो फिर उन्हें मैंने बताया कि अगर ये बच्चा आपके स्कूल में नहीं आया तो दूसरे स्कूल में एडमिशन कैसे लिया। फिर उनसे एक मैंने रेसिप्रोकल डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, वो डॉक्यूमेंट्स लेके उनका गवर्नमेंट स्कूल में लालसोट में एडमिशन कराया। ये तो बहुत मतलब पेचीदी प्रक्रिया है। और मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिनको कभी आपने मेंटल सपोर्ट कराया हो या किसी मेंटल हॉस्पिटल से उनको किसी तरह से काउंसलिंग कराई हो या किसी मनोचिकित्सक से मिलाकर, क्योंकि उन जगहों पर ये स्थितियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसमें एक ये लड़की थी और इसकी बचपन में ही शादी कर दी गई थी। शादी के बाद में लड़की के जो ससुराल है, ससुराल वालों ने मना कर दिया कि अब माता पिता मिलने नहीं आएंगे और ना ये वहां जाएगी। माँ बाप घर के चक्कर लगाते रहे और घर के अंदर क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मिलने नहीं दिया चल रहा था। और बच्ची को जब भी फोन करो तो वो ये कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फोन मत करना। तो फिर हमने वहां पे उनकी स्पाइंग कराई, सादे वर्दी में डॉक्टर्स भेजे, क्योंकि उस बच्ची को बेबी हुआ था जस्ट। तो हमने उसके शादी पार्टी में वहाँ स्पाइंग कराई। डॉक्टर्स को अंदर भेजा कि हमें सरकार की तरफ से आंकड़े लेने को बोला गया है कि घर में कितने मेंबर्स हैं और कोई जच्चा बच्चा है तो उसके बारे में हम उसकी पूरी डिटेल्स लिखेंगे। वहाँ जाके उस बच्ची को देखकर आए कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद में उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि आपकी बच्ची यहाँ पर है, उसके एक बच्चा भी हो चुका है। और वो जब भी वो फोन पे बात करती थी तो उसका पति या सास साथ में खड़े रहते थे। तो वो अपने मन की कह ही नहीं पाती थी कि वो उसको अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है। और यही सेम चीज उसकी देवरानी के साथ भी चल रही थी। तो उस बच्ची का मानसिक संतुलन खराब हो चुका था, लेकिन अब वो डरी हुई थी कि या तो वो मारपीट करेंगे या उसको घर से बाहर निकाल लेंगे और उसका बच्चा रख लेंगे। और यहाँ से वो अपने माता पिता को भी छोड़ चुकी थी। तो जब हमें ये पता चला तो उन्हीं डॉक्टर्स से, जैसे जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिखवाते हैं कि आपका जन्म कब का है या बच्चे का जन्म कब का है, बातों बातों में उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे सारी उनकी डिटेल्स निकलवाई गई। उसके बाद में उनको कंफर्टेबल किया गया कि हम आपके संग कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले या आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, एक दोस्त की तरह। और उसके बाद में ये सारी जो उनकी जो उनसे सुना था ये सारी बातें आके उन्होंने जब मुझे बताई, उसके बाद में हमने उनके लिए काउंसलर अपॉइंट की। वो भी सादी उसमें ड्रेसेस में ही जाती थी और सिर्फ उनको हमने ये बताया था कि ये आपको पोस्ट प्रेगनेंसी योगा सिखाएंगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी योगा कैसे होता है। और ये फ्री है, क्योंकि हम मेरे फाउंडेशन के अंदर हम 5-7 लेडीज को हमने ऐसे देखा है। आपका फाउंडेशन मतलब अलका गौर फाउंडेशन? आशा गौर फाउंडेशन में। ठीक है। तो फिर उसके थ्रू उनकी काउंसलिंग कराई मैम, और काफी अच्छे असर आते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर कोई हाथ पकड़ने वाला आपको तकलीफ में मिल जाए या आपके अंदर कोई ऐसा भूचाल आ रहा है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई एक बार मुस्कुरा के आपसे पूछ ले कि आप ठीक हो,
तो काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही सुलझ जाते हैं। ये तो हुई झोपड़पट्टी की बात। अब आप बताइए, आप क्योंकि समाज में मूव करते हैं, क्या जो महिलाएं शहरी हैं, मूलतः शहरी हैं, अच्छी शिक्षा है और अच्छा घर है, क्या उन महिलाओं को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? उनके भी कुछ मेंटल डिस्टरबेंस आपको दिखाई पड़ते हैं? बस्ती से ज्यादा शहर वाली महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। और आधुनिकरण जिसको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, और जिसमें हमें लगता है कि हम मॉडेस्ट हो चुके हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम मॉडेस्ट हो चुके हैं, जबकि कहीं ना कहीं हम इतने अकेले हो चुके हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि किस कंधे पे रख के अपने आंसू बहाने हैं। तो ये स्थितियां महिलाओं ने खुद बनाई है या ये इस समाज ने उनको घेरा है? आपको क्या लगता है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? जैसे बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, वैसे मेरे ख्याल से महिलाएं भी, क्योंकि वो एक ऐसा रूप है, माँ, महिला, मातृशक्ति जो भी हम कहते हैं, वो एक ऐसा रूप है जो किसी भी चीज में ढल सकता है। वो बहन भी है, वो बेटी भी है, वो मौसी भी है, चाची भी है, बुआ भी है। पर कहीं ना कहीं आधुनिकरण की उस अंधी दौड़ में हम अपना मूल रूप भूलते जा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बेहतर क्यों है, या मैं उससे आगे क्यों नहीं हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को मॉडर्न कर लूंगी तो शायद मैं आगे दिख पाऊंगी सबको। लेकिन सच्चाई ये है, असली खुशी जो है, जो असली लग्जरी है, जो असली आपकी पहचान है, वो आपके चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान है, वही है। क्योंकि यदि आप अंदर से खुश हो, आप अंदर से अकेले नहीं हो, आप अपनी मतलब आप खुद भी मुस्कुरा रहे हो और आपको देख के सामने वाला मुस्कुरा उठे, इसका मतलब कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है और उस वाइब्स को आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो। हम जब बात करते हैं, कहने को शहर में सबके पास सब सुविधा होती है तभी वो शहर कहलाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपके बच्चे कहीं व्यस्त हो गए, आप वर्किंग हो तो आपके पास काम का बहुत ज्यादा लोड है, आप नॉन वर्किंग हो तो आप घर में अकेली रह जाती हो, जब सब काम पे चले जाते हैं अपने अपने, उस समय को आप कैसे निकाल रहे हो? आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में निकाल रहे हो या डिस्ट्रक्टिव वे में निकाल रहे हो? वो आप मोबाइल देख के रियल लाइफ जी रहे हो या रियल लाइफ जी रहे हो? देख के नहीं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, महिलाएं रील्स बहुत बना रही हैं और जिस तरह की वेशभूषा हो गई है, मेरा जो है ना इशारा उस तरफ है, जो उनके लाइफस्टाइल जो सोशल मीडिया के थ्रू झलक रही है। क्या उन महिलाओं को किसी तरह की काउंसलिंग की जरूरत आपको लगती है? बहुत ज्यादा मैं, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी परंपरा है। आप किसी भी एशियन कंट्रीज में चले जाइए, वो अपनी मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, वो अपना जो उनका पहनावा है वो उससे ऊपर नहीं आते। आज भी आप अपने गांव में जाएंगे तो वो गांव की बच्चियां, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, आज बड़े बड़े लेवल पे बैठी है तो उनको अपनी भाषा बोलने में शर्म नहीं आती, उनको अपना पहनावा पहनने में शर्म नहीं आती। ये शहर में क्या हो गया है? हम क्यों आधुनिकता इस तरह की क्यों अपना रहे हैं कि वो फुअरता बनती जा रही है और इसके साथ ही हमारी अपनी चीज छूट रही है? तो ये किस तरह की आधुनिकता है और इसमें आप का क्या रोल है? किस तरह से उनको रोकते या समझाते हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं? मैम, हम कहीं ना कहीं ड्रेसिंग में पाश्चात्य को तो कॉपी कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि वेस्टर्न वाले जो हैं आज भी जब उनका ट्रेडिशनल वियर पहनना होता है तो वो ट्रेडिशनल पहनते हैं। और जिसको हम कह रहे हैं कि ये फुअरता है, हम इनको समझा क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये जनरेशन वो जनरेशन हो चुकी है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे आप क्या बताओगे, मुझे तो सब पता है, और आप होते कौन हो मुझे कहने वाले? मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना वजूद है और मेरी अपनी स्पेस है। मैं इसको, अगर आप मेरी बात करो तो जिस तरह से मैं अपने आप को खुद को कैरी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कई लोग इससे भी ऑफेंडेड होते हैं कि ये तो साड़ी पहनने वाली एक सभी साड़ी पहनने वाले सभी महिलाओं को इस चीज का सामना करना पड़ता है। वो या तो वो बोल के करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपनी बात, या उनके चेहरे से लग जाता है कि, लेकिन मैं, मुझे ये लगता है कि ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपका पहनावा जितने विश्वास के संग। और साड़ी तो वो रूप है जो सबसे ज्यादा मानी जाती है, सबसे ज्यादा आप देखिए कि हमारे कितने भी, अगर आप राजनीतिज्ञ देख लीजिए, भारतीय महिलाएं देख लीजिए, अगर हम चंदा कोचर की बात करें जो बैंक की सीईओ भी रहेंगे, सबने तो साड़ी कैरी करी है। और साड़ी वो 6 मीटर का एक ऐसा वस्त्र है जो आपको ग्लैमर भी देता है, जो आपको डिसेंसी भी देता है, जो आपको क्राउड से अलग भी बनाता है। और पाश्चात्य देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपके इस पहनावे को कॉपी कर रहे हैं और उसको
एक न्यू लुक में प्रेजेंट कर रहे हैं। रेडी टू वियर साड़ी, पॉकेट साड़ीज, और अगर आप देखें तो जो साड़ी गाउन आए थे वो भी इसी साड़ी से निकले। रूप बदला है साड़ी का। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये विश्वास भी है कि अगर आप अपने पहनावे को, इस 6 मीटर की साड़ी को पहन के कॉन्फिडेंटली क्राउड में निकलेंगे और ये शो कर सकते हैं कि नथिंग टू शेम अबाउट दिस वियर, तो मेरा ये मानना है कि इससे कहीं ना कहीं भी आपका आईक्यू तो कम नहीं आका जाएगा। नहीं, लेकिन फिर सवाल तो वही रह गया ना, जो चल रहा है उसको हम कैसे रोकें? उसके लिए मैम माता पिता के ऊपर कैसे है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बच्चे की चॉइस है, वो कुछ भी पहनेगा। लेकिन मैं हर पेरेंट को फिर भी ये कहना चाहूंगी कि बच्चे की चॉइस है। आज तो आप कह दोगे कि वो कुछ भी पहन लेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल को उसका पहनावा आपकी आंखों में अखरने लग जाए। इसलिए जब आप बच्चे को बड़ा करते हो, बच्चा पैदा होता है, वो एक चिकनी मिट्टी के घड़े की तरह है, वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन उसको क्या, कैसे, कब पहनना है, आप जो आपका प्रश्न है, तो ये नॉर्थ में सबसे बड़ी समस्या, साउथ में आज भी नहीं है। बिल्कुल। साउथ में आज भी नहीं है, जबकि वो हमसे 10 साल आगे हैं, विचार में भी, ड्रेसिंग के अंदर में भी, और इनोवेशंस के अंदर में भी, और मॉडर्नाइजेशन के अंदर में भी। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमें ये अपनी अपब्रिंगिंग के अंदर लाना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना पड़ेगा, दोस्त बन के समझाना पड़ेगा कि जिस को आप मॉडेस्टी समझ रहे, ये कहीं ना कहीं आपको कल ना तो भारत का छोड़ेगी और ना वो विदेश का छोड़ेगी। आपने लड़की और लड़के की बात कही, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, लड़कियां जिस तरह की ड्रेस पहन के बाहर निकल रही हैं या महिलाएं, उनको भी साथ जोड़िए। क्या अगर पुरुष इसी तरह से ड्रेस पहन के निकलने लगे तो क्या महिलाएं बर्दाश्त करेंगी, या ये समाज बर्दाश्त करेगा? ये एक सवाल है। या बुरा लगे तो अलग बात है, लेकिन सवाल तो है ना। ये सवाल बिल्कुल सही है। सपोज करो आपके सामने एक मेल है जो बनियान और शॉर्ट्स में बाहर आ जाए, और बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, मेन रोड पे आ जाए या ऑफिस में आ जाए, इसको आप फैशन कहेंगे क्या? मतलब फैशन है ये हमें ये नहीं समझ में आया। लेकिन ये चीज, यही तो सोचने की चीज है कि जब महिलाएं इस तरह से पहन के निकल रही हैं तो पुरुषों का भी तो अधिकार तो बराबर है ना। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हम लोग अपनी बातों में ही तो फंस रहे हैं। हाँ, हम अपनी बातों में फंस रहे मैम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने देखे होंगे कि धोती को पहनावा बनाने के लिए कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो भी यूथ चला रहे हैं। यूथ धोती पहन के आपको एयरपोर्ट पे शूट करता हुआ दिखेगा। यूथ आपको धोती के अंदर पुराने हमारे भजन जो है उनको सोशल मीडिया पे वायरल करता हुआ दिखेगा। वही यूथ आज वृंदावन में होली मनाने जाता है, वही यूथ सबसे ज्यादा वृंदावन जा रहा है। मैंने अभी एक स्टडी करी थी और मैंने वहां लोगों से पूछा भी, मैं वृंदावन गई थी, ऐसा क्या हो गया वृंदावन में कि कोविड के बाद में यहाँ बहुत ज्यादा लोग आने लग गए। तो पता चला कि ये भी एक वायरल कल्चर है मॉडेस्टी का, कि सब वृंदावन जा रहे हैं और वह रील्स शूट हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं पहनावे की, महिलाओं की या बच्चियों की, तो दोनों को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, आपकी बच्ची छोटी है, तब तक वो कुछ भी पहन रही है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपकी आंखों के सामने बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बच्चा है, उसका कंफर्ट जोन है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो रहा है, वो वही कपड़े पहन के चल रहा है, उसमें कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन उसके आसपास जो लोग चल रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, हमें उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। जिस तरह से आजकल हम केसेस देख रहे हैं, जो बार्स में, क्लब्स में, रोड्स पे, कॉलेजेस में, सोशल मीडिया के ऊपर साइबर क्राइम्स जो ये बढ़ते जा रहे हैं, इसमें पुरुष मानसिकता का उतना हाथ है जितना महिलाओं का भी है। लेकिन महिलाएं जब उनसे सवाल करें या इन युवतियों से, तो ये कहती है उनकी नजर गंदी है। तो हम नजर को कितना दोष दें और उनके पहनावे को कितना दोष दें? इसमें हम 2 थॉट दे सकते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपने अपने आप को पूरा ढका हुआ है, वो एक अलग ही तरह की खूबसूरती है। और हमने हमारे बेटों को इस तरह से बड़ा किया है कि उसे हर रूप के अंदर, वो जो भी बच्ची है, महिला है, वो एक डेकोरम वाला एक पर्सनालिटी दिख रही है, कोई भोग की वस्तु नहीं दिख रही है। ये संस्कार है। लेकिन ये संस्कार जो माँ खुद समझ रही है, वो अपने बच्चे को दे पाएगी और अपनी बच्ची को दे पाएगी।
लेकिन जो माँ खुद नहीं समझ पा रही है और उनको लगता है कि इन्हें एक्सपोजर इज द बेस्ट ड्रेस टू शो, एक्सपोज करने से आप मॉडर्न हो जाते हो। उनको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे के आसपास आज नहीं तो कल और आप ही के परिवार के लोग होते हैं, आप ही के नौकर चाकर होते हैं, आप ही की कॉलोनी के लोग होते हैं और आप ही के आसपास के ऐसे ऑफिस के लोग होते हैं जो उन पे गंदी नजर बढ़ाए। सुरक्षा तो यहीं से होती है। तो जब हम कहते हैं कि नजर खराब है तो नजर खराब तो है ही, पर हम उसको प्रवोक ना करें। तो बच्चों को भी ये सिखाएं कि आपको अपने आप को इन सब चीजों से बचा के चलना है और कभी ऐसा कुछ होता है तो घर में भी आके डिस्कस करना है। घर में आपको एक फ्रेंडली माहौल रखना पड़ेगा। माँ और बेटी जो है वो दोस्त ज्यादा हो बजाय माँ और बेटी के या माँ और बेटे के। और उसके साथ में हम बच्चों से ये डिस्कस करें। देखिए आज की जनरेशन ऐसी है कि अगर मैं मेरी बेटी को ये बोलूंगी कि ये अच्छा नहीं लग रहा तो वो फटाफट मुझसे नाराज हो जाएगी। लेकिन जब मैं उनको ये समझाऊंगी कि इससे अच्छा ये भी हो सकता है और इससे अच्छा ये भी, ऑप्शंस आपको देने पड़ेंगे। धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं और धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो, क्योंकि हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चे बच्चियां दोनों ही अपनी एज के हिसाब से मैच्योर होते हैं, हार्मोन्स के हिसाब से होते हैं और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम जब फुहड़ता की बात कर रहे हैं तो आजकल फटे कपड़े जो डिजाइन किए हुए होते हैं जिनको हम रैक जीन्स या रैक क्लोथ्स कहते हैं या जो बिल्कुल पतले बनियान के कपड़े की टी शर्ट जो प्यूमा वगैरह कंपनी सप्लाई कर रही है उसको, जिसको हम फैशन मानते हैं और उसका मुंह मांगा दाम देते हैं। और जब हम बस्तियों में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके फटे कपड़े कोई इनको सिले हुए कपड़े दे दे या अपने उतरे हुए कपड़े दे दे। ये फर्क है कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए उनको फटे हुए कपड़े देखिए एक ही समाज में दो तरह के लोग हैं, एक फटे कपड़े शौक से पहन रहे हैं और महंगी कीमत में, एक मजबूरी में पहन रहे हैं और असुरक्षा उसके साथ है। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगी, आप जब भी टीवी सीरियल्स या मूवीज हम देखते हैं तो उसमें जो भी दिखाए जाते हैं, जो भी दृश्य परिदृश्य दिखाए जाते हैं, जो भी डायरेक्टर आपको वहाँ दिखाता है, जो परोसा जाता है, एक्चुअली वो लोग रियल लाइफ में वैसे है क्या? जो वहाँ कास्टिंग कर रहे हैं, जो भी हीरो हीरोइन या जो भी, नहीं वो रियल लाइफ में तो नहीं होते, वो तो एक नकल करते हैं जो, हाँ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी और वो 30 साल की है और वो कॉलेज गोइंग गर्ल का किसी मूवी में रोल दिखा रही है जिसमें वो सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है और वो जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रही है, तो वो रियल लाइफ में तो इतने ज्यादा पर्टिकुलर है कि उनको 4 बजे उठ के अपनी जिमिंग के लिए जाना है, हेल्थ फूड खाना है, वो स्टोव भी यूज नहीं करते। जिस लैक्मी और जिस पॉन्ड्स की कंपनी का आप दिखाते हो कि ये प्रोडक्ट्स हैं और इनको लगा के आप गोरे हो जाते हो, वो तो वो केमिकल्स भी यूज नहीं करते। वो तो शाम को 9 बजे 10 बजे तक तो सो ही जाते हैं, पार्टीज नहीं करते। तो हम ये सारा जो है एक सोची समझी साजिश भी समझ सकते हो आप, या हम ये सोच सकते हैं कि क्योंकि हमें टीआरपीज बढ़ानी है या हमें कुछ नया दिखाना है तो हम इस तरह की चीजें दिखाएं जिससे दर्शक घंटों वहाँ बैठे रहें और फिर बच्चे वहीं से लर्निंग ले लेते हैं और महिलाएं जो है वो वहीं से लर्निंग ले लेती है कि इस तरह का पैटर्न जो है, इस तरह का फैशन आजकल चल रहा है। और यदि हमें कोई पूरे कपड़ों में दिख जाती है तो हम लोग गर्दन मोड़ के देखते हैं कि अच्छा इसने लहंगा पहना है, इसने साड़ी पहना है। लहंगे में भी अब आप देखिए कि कितने ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं कि दुपट्टा नहीं ढका जाता है, इसको भी हम मॉडर्नाइजेशन समझते हैं। एक फॉरनर होता है जो आज आप देखिए रशियंस खूब सारी वृंदावन में रह रही है, उनकी साड़ी पहनने का ढंग देखिए, वो हमारी तरह प्लीट करके साड़ियां पहन रही है या वो अपने लहंगे भी पहन रही है और वो फुली कवर्ड है, बट देन दे लुक सो ब्यूटीफुल क्योंकि वो इंडियन कल्चर को कैरी कर रही है सिर्फ गोरी चमाई में। तो हम तो पैदा ही यहाँ पे हुए, तो हमें हमारे संस्कारों से या हमारे पहनावे से क्यों शर्माना। नहीं देखिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इंडो वेस्टर्न हो गया है, साड़ी का भी जो स्टाइल है, साड़ी ब्लाउज का स्टाइल है, हमारे लहंगे चोली का स्टाइल है, उसको इंडो वेस्टर्न कर दिया है। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो वल्गर हो गई हैं, फूहड़ हो गई हैं और हम ही तो अपना रहे हैं ना, हमारा ही समाज अपना रहा है ना। इसको कौन जगाएगा, कौन रोकेगा, किसकी जिम्मेदारी? मैम अभी जो लेटेस्ट अगर हम देखें ट्रेंड तो उसमें मैंने ये देखा कि अब जो यंग गर्ल्स हैं वापस साड़ी की तरफ झुकने लग गई हैं। आप डिप्लोमेट्स देखिए, कहीं भी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी में गर्ल्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट के, जितनी भी अच्छी पोस्ट पे जो सीईओज बैठे हुए हैं
जितने भी अच्छे उस पे कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स या स्कूल की आपको प्रिंसिपल्स दिखेंगी, तो आप ये देखिए कि वो साड़ी को कितनी खूबसूरती से कैरी कर रही है। एट द सेम टाइम वो अपना काम भी उतनी ही खूबसूरती से कर रही है। तो कहीं ना कहीं चेंज वापस आ रहा है। जो बीच में एक सेतु टूट गया था कि पल्लू गिराने से आप ज्यादा स्मार्ट लगते हो, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने मूवी में इस तरह से साड़ी पहनी थी, या दीपिका पादुकोण ने एक मूवी के अंदर दुपट्टा हटा के इस तरह से लहंगा पहना था। जितना मैक्सिमम हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। उसी के अपोजिट आप देखिए, अगर हम राजपूती कल्चर को देखें, वो कितने खूबसूरती से अपने आप को ढकते हैं और कितने खूबसूरती से अपने कल्चर को कैरी करते हैं। और जब आप उनसे बात करें तो वो मॉडर्न भी है, उनका थॉट प्रोसेस भी मॉडर्न है। वो अपनी मारवाड़ी भाषा को भी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, बोलते हैं। इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। अच्छे प्रेस्टिजियस जो बोर्डिंग स्कूल से वहाँ से पढ़े। तो वो जो बच्चियां या महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि हम ऐसे मॉडर्न हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ समाजों की तरफ देखने की जरूरत है। वो मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, रूटेड भी है और अच्छा काम भी कर रही है। या वो जो बच्चियां, मैं आपको बता रही हूँ कि अब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, यूथ है या जो भी है, जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह में बता रहे हो, बहुत अच्छे से साड़ियाँ पहनी है। प्लस साड़ी के साथ में उनके फैब्रिक्स पे भी स्टडी करिए। वो कोशिश ये करती हैं कि बिल्कुल हैंडलूम्स ही ले अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, चाहे उस हैंडलूम एक पीस को आपको 100 बार क्यों ना पहनना पड़े, लेकिन कम से कम आप एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे हो। तो वो थॉटफुलनेस, वो माइंडफुलनेस भी आ रही है बच्चियों के अंदर, महिलाओं के अंदर। और शायद वापस इंक्लिनेशन हो रहा है वो जो नेट की साड़ीज या सिंथेटिक साड़ीज या टिश्यूज वगैरह जो मिक्स जो यार्न्स चले थे, उसकी बजाय लोग प्योर पे आ भी हैं और मेजॉरिटी अब शिफ्ट हो भी गई है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. देखिए, टेस्ट की तो बात हमने कर ली, लेकिन एक चीज मुझे और दिखता है, पेरेंट्स का बच्चों को पढ़ाते हैं इतने शौक से, आजकल इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं सभी को, सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो जिनके पास भी कैपेसिटी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप का सपना होता है बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा करें और बाहर चले जाएं। एक तो फैशन है बच्चों में बहुत ज़्यादा, जिनके परिवारों में अच्छा पैसा है वहाँ फैशन बोलता है। दूसरी चीज़ ये शिक्षा, ये बोलती है और बच्चों को बाहर ले जाती है, पेरेंट्स रह जाते हैं घर में अकेले। ये स्थितियाँ कैसे बदलती जा रही हैं और कितनी ज़्यादा आगे क्षति करेंगी हमारे समाज की, इस पर आपने कभी सोचा है या काम किया है? बहुत कुछ है मैंने, और बहुत करीब से देखा है मैंने। आप कॉलेजेस से जुड़े हैं, आप कुछ काम इस पर कर रहे हैं? मैं अभी इस पे काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जब भी यूथ से मिलती हूँ और जब भी मैं बात करती हूँ उनसे, तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ, पूरी दुनिया घूमो और फिर आके वापस जिस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिस देश में तुमने जन्म लिया है, वापस आके उसकी सेवा करो, उसको लौटाओ। लेकिन ये कहना आसान है। आप ये देखिए कि माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ लिया, बच्चा मेरा बाहर जाए, क्योंकि जब बाहर कहीं हो जाता है बच्चे का तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं इसको बताने में, बजाय कि भारत में कहीं रहना है। बच्चा चला जाता है, उसके बाद भी फोन पे बात होती है, वीडियो कॉल पे, वहां तक बहुत खुश हैं। एक समय के बाद उनको निराशा होने लगती है। आप इतना सपना पाल के बच्चों के आंखों में भी आपने वही सपने डाल दिए,
अब उसको वो कैरी कर रहा है, फिर आप कह रही हैं बच्चों को कि तुम भारत आ जाओ, वो क्यों आएंगी? देखिए, ये भी आपका कहना सही है। मैंने वो बच्चे और वो पेरेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने बच्चों को जैसे ही वो समझदार हुए और उनको समझाना शुरू किया है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, स्कॉलरशिप लेनी है और यूएस जाके पढ़ना है। और जब वो बच्चे चले गए तो वो इतने मोटे पैकेज पे लग गए और ऑफ कोर्स यहाँ से अच्छी लाइफस्टाइल है। वो लाइफस्टाइल बहुत इजी गोइंग लाइफस्टाइल है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, चुटकियों में काम हो जाता है। और हम फिर एज ए पेरेंट्स बड़े खुश होके बताते हैं मेरा बच्चा यूएस ले रहा है, मेरा जर्मनी, मेरा कनाडा। और फिर जब वो बच्चा, क्योंकि हमने ही तो उसको छोड़ दिए, हमने ही तो सपने दिखाए थे और वो जब सपना पूरा हो गया तो हम उसको कैसे रोके, और हमने भेज दिया। अब वो बच्चा, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो यहाँ आने में उतना ही झिझक रहा हो जितना आप बुलाने में कि लोग क्या कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मेरी जो रूममेट है, बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी शादी जयपुर ही हुई और फिर मुझे पता चला कि उसके सास ससुर भी एसएमएस में ही थे और वो यहाँ से छोड़ के यूएस चले गए, वो भी शिफ्ट हो गए। और मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड, उनकी बच्ची। आपके रूम में जो कॉलेज टाइम है। तो मेरी एक दिन फोन पे बात हुई तो मैं कहा, यार तुम्हारे मजे होते होंगे, कितनी अच्छी लाइफ है यूएस में। तो उसने कहा कि तुम खुश हो। मैं कहा कैसे? कि तुम्हारे 365 दिन रंग बिरंगे कपड़े तो पहनते हो, इंडियन ड्रेसेस तो पहनते हो, यहाँ तो आपके पड़ोस में भी कोई आपको पहचानता नहीं है, आप वेस्टर्न ड्रेस में पहनते हो। बीइंग अ डॉक्टर, शी हर्ससेल्फ इज अ डॉक्टर, आपको अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए खुद देनी है, आपको घर का काम खुद करना है, आपको अपनी ग्रोसरी खुद लानी है, बच्चे को आपको क्रेच में छोड़ना है। कोई दादा दादी नहीं, कोई नाना नानी नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। आंख उठा के देखोगे दूरों तक शांति है, खुला मैदान है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लैंड ज्यादा है। और जब आप कह रहे हो कि बच्चा आना चाहता है, अब वहां पे इतना मोटा पैकेज है तो उतने मोटे खर्चे भी हैं। लेकिन अब वो जब वो यहाँ जयपुर में आएगी तो उसको ये लगेगा कि वहां पे तो ड्रेनेज ऐसा नहीं था, वहां सड़कें ऐसी नहीं थी, क्योंकि वहां पे लाइफस्टाइल में क्या है कि आपको अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी एयर, हेल्दी एनवायरनमेंट, सुविधाएं खूब है, अच्छे सुपरमार्ट्स है, ट्रैम्स है। तो बहुत ही जैसे अगर हाउसेज वहाँ पे पॉश हाउसेज आपको रेंटल मिलते हैं, पॉश कार्स आपको रेंटल मिलती हैं, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हम पीछे रह गए सुविधाओं के मामले में, तो इसलिए हम आना नहीं चाहते। पर जब रिश्तों में कंपेयर करते हैं तो जो इंडियन मैरिजेस है, जो इंडियन रिलेशंस है, जो रिश्तेदारी आपके यहाँ पे, जब वो इंसान जो अपना सपरिवार कभी भारत आता है और अपने रिश्तेदारों से मिलता है या यहाँ के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं वो देखता है, उनको अपने सोशल मीडिया पे डालता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसकी यादें तो इन्हीं जड़ों के बीच में कहीं है, लेकिन उनके बच्चे वहां पैदा हो चुके। तो हम रूट से तो छूट रहे, पर हम ऐसी त्रिशंकु वाली परिस्थिति में फंस जाते हैं कि ना हम यहाँ लौट सकते हैं, ना हम वहां जाना चाहते हैं, लेकिन हमें वहां जाना पड़ेगा और हम यहाँ आ नहीं सकते। पर अभी जो परिस्थिति हुई है, जिस तरह से आप देखें कि जो अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, भारत इकलौता स्थिर राष्ट्र है जहाँ पे अभी पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और इकोनॉमी तीनों अच्छी सिचुएशन में है। बहुत भारी उठापटक नहीं है जैसे हम अपने पड़ोसी देशों में देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एनआरआईज का पैसा है कोविड के बाद में, वो यहाँ इंडिया में लगना शुरू हो गया। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं उनका मन वापस यहाँ पे आने लग गया, क्योंकि जब भी घर के बाहर, अगर हम अपने घर की बात करें, घर के बाहर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे लिए रिस्क है, तो हम पक्के वापस उल्टे पे घर में छिप जाते कि यहाँ सही है, सुरक्षित है। और वही हो रहा है कि अभी जैसे लेटेस्ट ईरान इजराइल का आपने देखा होगा, तो हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ईरान से जो बच्चियां वहां पढ़ने गई थी उनके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चला के उन बच्चों को सेफ एंड साउंड यहाँ लेकर आए। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, यहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्थिर है, ये डेवलपिंग नेशन बन रहा है। और अब जो जिस तरह से एनआरआईज पैसा लगा रहे हैं, उससे हम एक ये मान सकता तो समझ ही सकते हैं कि वो मिस कर रहे हैं, अपना देश मिस कर रहे हैं, चाहे वो सुविधाओं में कम हो, लेकिन वो वापस यहाँ आना चाहते हैं। इसमें एक पॉजिटिव साइन मैं ये भी देखी कि जो ब्रेन ड्रेन हुआ था, अगर वो यहीं रुक जाए, जो बच्चे बाहर से इस तरह के अनुभव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में या एशिया के जो दूसरे कंट्री हैं हमारे आसपास के, अगर उनमें इतनी अस्थिरता है, असुरक्षा है और बाहर से वापस आ रहे हैं, तो एक मैसेज यहाँ के यूथ के लिए जा रहा है कि आप भी यहीं रहिए और यहीं काम करिए।
कुछ ऐसा लगता है इसमें कुछ पॉजिटिविटी है इस चीज? जी, इसमें है मैम। इसका मैं एक पर्सनल एग्जांपल दे रही थी मेरा खुद का घर का। जैसे मेरे बड़े वाले बेटे जो हैं एमबीए कर रहे हैं, तो मैंने ही उनसे जिद करी कि आप एक काम करो, लंदन जाके कर आओ या फिर आप यूएस जाके कर आओ। साल भर की तो बात है, साल 2 साल की एक एक्सपोजर हो जाएगा इंटरनेशनल की, वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है या किस तरह से माहौल है, और आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी। तो उनका जवाब था कि नहीं मम्मा, मैं बिना करे रह जाऊंगा, लेकिन रहूंगा यहाँ पे। तो अगर मेरे ख्याल से यूथ भी समझ रहे इन चीजों को, अपनी जड़ों से दूर नहीं जाना चाहता। पॉजिटिव साइन जब आप कह रहे हो कि अब लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ स्थिरता है, बाहर थोड़ा सा अपेक्षाकृत बाहर की समस्याएं तो बहुत है। लेकिन मैम हम ये भी माने कि वो बच्चे हमारे जो विदेश चले गए हैं, और अगर उसमें से आधे भी लौट के और अपना इनपुट यहाँ लगा दे, तो वो जो विदेश हम देख रहे हैं वो विदेश तो यहीं बन जाए। कुछ सरकार को काम करने की जरूरत है, कुछ युवाओं को काम करने की जरूरत है, कुछ हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। अभी स्विट्जरलैंड में हम जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको 50,000 रुपए उसकी सीनरी देखने के लिए सरकार को पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने वो इतना नीट एंड क्लीन मेंटेन कर रखा है, वो दर्शनीय स्थल है। तो हम ये सब चीजें यहाँ भी तो कर सकते हैं। टाइम लगेगा चीजों को, क्योंकि हम अगर कंपैरिजन नहीं करें, टाइम लगेगा चीजों को उस तरह की पॉलिसीज आने में, जिस तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी ऑनेस्टली उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें, और एक टाइम बाउंड काम हो, क्योंकि वो भी नहीं होता यहाँ। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि पॉलिसीज तो बहुत बनकर आई हैं, लेकिन उनका जो धरातल पे बहुत कम उनको देखा गया है कि जो सफलतापूर्वक बनी है। एक चीज मैं और जानना चाहती, हमारे यहाँ बच्चे अब गांव से निकल के शहर में आकर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, दूसरी और सर्विसेज में आ रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ाई के लिए जो गांव में रह जाते थे कि बस 10वीं पढ़ ली 12वीं, अब कहाँ जाना है, तो अब वो शहर में आ रहे हैं। अच्छा, शहर में ये माता पिता बूढ़े बुजुर्ग बचे हुए हैं जिनके बच्चे विदेश चले गए हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी भी कमी दूर हो, माता पिता को वो बच्चे अपने गांव में छोड़कर आते हैं या छोटे शहरों में? तो इस पर 3 चीजें आ गई। पहली चीज ये आ गई कि मैं अगर गांव से हूँ और मेरे पास ठीक ठाक पैसा है तो मैं शहर चली जाऊंगी, और मैं अगर शहर से हूँ और मेरे पास अच्छा पैसा है तो मैं विदेश चली जाऊंगी। फर्स्ट थिंग ये आ गई। सेकंड, जैसे आपने कहा कि जो बच्चे गांव से अपने माता पिता को छोड़ के शहर आ गए, उनसे माता पिता छूट गए, बच्चों और माता पिता से दादा दादी भी छूट गए। गांव में तो दादा दादी या नाना नानी होते हैं। जो यूथ यहाँ पर है, या हमारे भी जो बच्चे हैं और जिनके बच्चे विदेश भी नहीं, यहीं पे ही अगर इस दूसरी फैमिली में चले गए, न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, तो क्यों ना हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर दें। ये मेरा 2-3 साल से मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए कि अगर मेरे बच्चों के पास दादा दादी नहीं है तो मैं दादा दादी अडॉप्ट कर लूं। बच्चे भी तो अडॉप्ट होते हैं, नाना नानी अडॉप्ट कर लूं। किसी वजह से उनके बच्चे, या उनका सपना था कि मेरे बच्चे विदेश चले जाएं या मेरा बच्चा दूसरे शहर नौकरी करने चला जाए, तो हम उनको बच्चे नहीं दे सकते क्या? वो बच्चे वॉलंटरी जाएं, 2 घंटे वॉलंटरी सर्विस दें, उनसे पूछे, उनके संग बैठे, उनको चाय बना के। अच्छा, मतलब मन की सोई आप ये सोच रहे हैं कि उनको अपने घर में ही रहें, वो माता पिता या दादा दादी जो हैं, और ये बच्चे उनके पास जाकर थोड़ा टाइम स्पेयर करें। मैम, जब हमें सोशल सर्विस करनी है और हमें इतने सारे एनजीओ बनाने हैं, तो कोई ऐसा एनजीओ डेवलप कर लें, या इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लें कि अगर आज मेरे पास फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं है, तो मैं बताई थी जिन बच्चों के लिए मैं उनके वो निकलवाने गई थी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, तो एकदम से जब मैंने उनको पेश हुए तो उनके आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, भाई मैं तो गई थी किसी की टीसी मांगने, तो मैं कहा क्या हुआ? तो बोले कि एक बच्चा लग रहा था और एक एक्सीडेंट में चला गया। तो मैं कहा हमें ना, आप कभी भी फोन करना, क्या खाना है आपको, क्या चाहिए, मन कर रहा हो बातें करने का तो कभी भी फोन कर लेना। ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सबको जो भी मिला है वो एक भगवान का स्वरूप है। आप सिर्फ एक बार किसी से पूछ लो, आपको नहीं पता है वो कितना भी खुश है, कितना भी अमीर है, कितना भी गरीब है, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और आपने एक बार गलती से भी ये पूछ लिया कि आप कैसे हो, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है,
इतना सा भी बोल लेना आपका हो सकता है किसी की जिंदगी बचा ले। जैसे आप उस समय जब मुझे पूछ रहे थे तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। एक बहुत फेमस सलून है यहाँ पे, वहाँ पे एक लड़की थी। जब भी वो मुझे मिलती थी तो बहुत खुश मिलती थी, बहुत ही खुश। मतलब ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा कोई खुश होगा ही नहीं। और वो बच्ची मुझे बाद में पता चला अनाथ थी और अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। और वहां से उसकी शादी हुई जिस घर में, वो भरा पूरा घर था, उसमें सास ससुर भी थे, जेठ जेठानी भी थे और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी हुए उस बच्ची के। और बाद में पता चला कि ससुर भी गलत थे और पति भी गलत था और एक दिन उसको रसोई में खड़े खड़े जला दिया गया। उसके बाद उसके दूसरे बच्चे को भी मार दिया गया, लेकिन कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई और लिखवाई गई तो वो दब गई और कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर वो लड़की मुस्कुराती रहती थी। आज भी मेरे मन में ये आता है कि मैं सिर्फ एक बार पूछ लेती कि तुम ठीक हो ना मेघा, एक इतना सा ही तो पूछना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम में से सब एक एक जना, एक एक इंसान का हाथ पकड़ ले, एक इसको हैबिट बना ले, सिर्फ आपको दिन में एक बार जितने भी लोगों से मिलते हो, 100 लोगों से मिलते हो, तो आप 100 से ये पूछ सकते हो कि सब ठीक चल रहा है ना, घर पे, व्यापार में, परिवार में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, कोई हारी बीमारी तो नहीं है। सिर्फ जैसे पहले के समय में होता था, इतना सा हम पूछ ले तो मेरे ख्याल से काफी सारी समस्याएं तो पहले ही सुलझ जाए। और वो जो आप कह रहे हो कि गांव से माइग्रेशन हो रहा है, ये मेरा तीसरा आंसर है। उसका आंसर ये है, कुछ दिनों पहले मैं भी इस पे विचार कर रही थी क्योंकि मैं अभी दौसा जाकर आई थी किसी मीटिंग के लिए। तो मैंने वहां देखा कि दौसा के आसपास के गांव खाली थे, दौसा भरा हुआ था। हम सोचते हैं जयपुर भरा हुआ है, कहाँ से इतनी जनता आ गई। तो लोकल जो क्राउड होता है वो कम होता है, माइग्रेशन ज्यादा होता है। उस केस में हम ये कर सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। जैसे विदेशों में क्या है, विदेशों में गाँव और शहर एक ही है, सारी सुविधाएं वहाँ पे है। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे, मतलब अच्छी सड़कें हो और वो सुविधा जो हम शहरों में दे रहे हैं, जो अब टियर 2 टियर 3 सिटी में जाने लग देंगे, वहीं हम अगर छोटे छोटे गाँव में इस तरह के रोजगार पैदा कर दें, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो भी एम्प्लॉयड हो जाए। और वहाँ जब, क्योंकि जहाँ पे बिजनेस आएगा वहाँ पे जब पैसा आएगा तो लोग भी एम्प्लॉयड होंगे और उस गांव की कायाकल्प हो जाएगी। वो गांव में फिर पक्की सड़क भी होगी, बैंक भी होगा, अस्पताल भी होगा, स्कूल भी होगा। तो मैं जब वो डेवलपमेंट देखूंगी तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगी कि नहीं नहीं, यहाँ मैं भी एक प्ले स्कूल खोल लेती हूँ, यहाँ एक बुटीक खोल लेती हूँ, यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा सेटअप डाल लेती हूँ, या मैं कोई रेस्टोरेंट डाल लेती हूँ। तो वो अगर हम हर गांव के अंदर इस तरह की सुविधाएं देने लग जाए तो वो माइग्रेशन भी रुक जाए, आपका यूथ भी रुक जाए। सरकार से भी मैंने जैसे पिछले बजट में भी कहा था कि हमें R&D सेंटर्स खूब खोलने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। क्योंकि सपोज करो कि ज्यादा बच्चियां जा रही हैं अभी बायो और जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, बायो हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, फिर वो बच्चियां शादी होके हो सकता है छोटे शहर में चली जाए, हो सकता है गाँव में चले जाए, हमें नहीं पता उनका भविष्य कहाँ लिखा हुआ है। तो उस बच्ची को कभी ये महसूस नहीं हो कि मैं पढ़ी तो वहां थी और चली मैं वहां आ गई। तो उस केस में अगर हमने टियर 2 टियर 3 सिटी और छोटे जो गांव है वहां पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डाल दो, जिसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च हो, जिसमें डिजीजेस की हो, सरकार का भी खर्चा कम आएगा और आपके कम संसाधन में, क्योंकि वही चीज आप लैंड शहर में लोगे महंगा पड़ेगा, उसमें मशीन्स डालोगे, आपको लेबर कॉस्ट भी महंगी आएगी, आपको एम्प्लॉय वाला जो स्टाफ है एम्प्लॉयज भी महंगे आएंगे। यहाँ सब कुछ कम हो जाएगा, प्लस एक जगह आपने डेवलप भी कर दी, आपने सुविधाएं। अभी अगर हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी देखें, वो जॉबनेर है, तो जॉबनेर के आसपास का एरिया कितना अच्छा डेवलप हो गया, वहाँ पे छोटे छोटे रिजॉर्ट्स आ गए। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजें, अगर सरकार इन पे ध्यान दे और विलेजेस के अंदर ये टूरिज्म सेक्टर या कुछ इस तरह के टूरिज्म या हैंडीक्राफ्ट का काम, जैसे अभी मेरी गांव से बात चल रही थी, मैं चाह रही हूँ वहाँ की महिलाओं को काम सिखाना और वो वहीं से वेस्ट मैनेजमेंट के बने ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट को भी टैकल कर लेंगे। वहीं से उस वेस्ट से जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के वो बना के निकाल सकती है। वहीं पे उनको फूड की ऐसी ऐसी चीजें हम सिखा सकते हैं जो हम आज के शहर में और अपने खाने में और अपने डाइनिंग टेबल पे मिस कर रहे हैं। काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अब शहर से फॉर एग्जांपल खूब सारी जीन्स निकल रही हैं, तो हमने कुछ इस तरह के विलेजेस लिए, वहाँ पे स्किल सेंटर्स, छोटे छोटे स्किल सेंटर्स डाले और वो जो लैंडफिल डेवलप करने वाले थे, फेंक के हम उन जीन्स को, उससे हमने छोटे छोटे पाउचेस बनवा दिए, बॉटल कवर्स बनवा दिए, कोस्टर्स बनवा दी, रिसाइकिल हो गए। हाँ, तो वो जीन्स रिसाइकिल हो गई। सेम वे अगर ग्लास बॉटल्स है, शहर से खूब निकल रही है, प्लास्टिक बॉटल्स है, ग्लास बॉटल्स आपने भेजी, उनके ऊपर आपने डिकोपेज सिखा दिया, या उससे आपके सुंदर शैलियर्स बन सकते हैं। अगर सपोज करिए कि लकड़ी का कोई सामान है आपके यहाँ से निकल रहा है खूब सारा,
तो आपने उसको कहीं कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे आपने पहले उनको ट्रेनिंग दे दी और वहाँ पे फिर ये रॉ मटेरियल पहुँचाना शुरू कर दिया और वहाँ पे उन्होंने उससे ही आपके लिए शू रैक्स बना दिए, उससे ही आपके लिए हैंगर्स बना दिए। या जैसे फॉर एग्जांपल सांगने की फैक्ट्री से आपके कपड़ा निकल गया तो हैंगर्स के अंदर कपड़ा लपेटा, एक क्रिएटिविटी हुई, अब वो एक डिजाइनर हैंगर हो गया। तो छोटी छोटी चीजें जो चाइना में होती है। चाइना के अंदर आप देखिए कि किसी समय में सिर्फ एक बटन के लिए उनकी डिपेंडेंसी बाहर की तरफ की, तो उन्होंने कुछ ये स्टार्ट किया कि बटन्स भी यहीं बनेंगे। और वो दिखता तो एक छोटा सा बटन है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया जहान का, बिना बटन के आप शर्ट नहीं पहन सकते, बिना बटन के आप ड्रेसेस नहीं पहन सकते। लेकिन वो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई विलेज लेवल पे सरकार के संग पार्टनरशिप के अंदर, तो वो चाइना बन गया। तो भारत भी वैसा बन जाएगा, तो वो जो विलेजेस से माइग्रेशन है वो रुक जाएगा और वो जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो भी हो जाएगा, जो इतना सारा गार्बेज हो रहा है वो भी रुक जाएगा, यूथ को भी अपने माता पिता मिल जाएंगे और चीजें काफी सारी बैलेंस हो जाएंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चल रहे हैं गाँव में, क्या उनको इस तरफ लाने के कोई प्रयास हो रहे हैं या दिखते हैं आपको? उसमें मैम मेरे को ऐसा लगता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ चले गए। सपोज मैंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसमें मैंने 200 टन से महीने जोड़ दी, तो अब हमें सिर्फ एक ही टारगेट दिखता है, हमें फलाना 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 कॉर्पोरेट से ऑर्डर लेना है। अब हमें ये नहीं दिख रहा कि यहाँ से जो सामान निकल रहा है, जो आपने एक्स्ट्रा जो भी आपका निकलता है काम के बाद में, उसको आपने कैसे रिसाइकिल किया, या आपने अगर 250 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आपने अपने पीछे एक एक महिला ने कितनी महिलाओं को एम्पावर किया है। ये चीज मिसिंग है अभी हमारे यहाँ, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्योंकि वो जो एक इंसान एक बार एक कदम आगे बढ़ा लेता है और उसको पता है कि अब मैं उस पैर पे जम चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से मैं दूसरा पैर ही उठाऊंगी, तो मेरा तो हो गया रास्ता सेट, में चलना सीख गई, तो मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। उस केस में हम जो अब बच्चे आ रहे हैं या जो अब महिलाएं आ रही हैं, जैसे मेरी अभी बात हुई थी चौपड़े थी पास किसी गाँव के, चौपड़ी नहीं मणिपाल कॉलेज की तरफ जब जाते हैं अपन, तो वहां पे एक गांव 3 गांव ऐसे हैं जहाँ पे अब एकदम से पानी जो है ग्राउंड वाटर चला गया है। तो वो महिलाएं जो पहले खेती करती थी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरा एक इस तरह का मुझे विचार आया कि क्यों ना इन महिलाओं को अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग सेगमेंट्स की चीजें सिखाई जाए। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया, जीन्स की रिसाइकलिंग हो गई या कांच की रिसाइकलिंग हो गई, वाटर्स के है। इसके अलावा आप उनको ब्यूटी प्रोडक्ट सिखा सकते हैं, वहीं से आप सोर्स कीजिए। उसके अलावा इरिगेशन के लेस वाटर से कम पानी में क्या उगा सकते हैं, या इस तरह से हम उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स भी हो गए, या सपोज करिए कि इस तरह के जैसे गन्ने का छिलका है आजकल खूब निकल रहा है, इस समय गन्ने का जूस मिल रहा है, तो उसका जो गन्ने का जो फाइबर है वो भी रिसाइकिल होके और उसके भी फाइबर्स बन जाते हैं, उसके भी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इसके अलावा पेपर मैशी वगैरह हो गई, या टेराकोटा के उनको कुछ सिखा दिया, क्ले का कुछ सिखा दिया। तो अगर हमने इस तरह तक किया तो वो खुद तो एम्पावर्ड होंगे। अगर मैंने सपोज करिए कि एक गांव में 4 तरह की डिफरेंट चीजें सिखा दी, तो वो पूरा गांव तो ऑक्यूपाइड हो गया, क्योंकि उनको मैंने पहले ट्रेनिंग दे दी, फिर उनको मैंने डिजाइनिंग के यहाँ से स्टूडेंट्स भेज के डिजाइन सिखा दिए कि देखो इस पर ऐसे बनेगा। उस एरिया में आपका कुछ अभी चल रहा है? उनकी बाइक चल रही है मैम अभी, लेकिन मेरा हो नहीं पाया है, क्योंकि मुझे उसके लिए चाहिए कि सामने वाला जो गाँव है जिसको भी हम लें, उसके सरपंच में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से सब चीजें लिंक अप कर दूंगी, मैं सब चीजें चैनलाइज कर दूंगी और सब चीजों को इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लूंगी, चाहे मुझे अपना पर्सनल लाइफ में से एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, पर बट देन यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। तो वो जो सपना मैं देख रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि वो बच्चे वहीं रुक जाए, वो यूथ वहीं रुके, वहीं ग्रो हो, वहीं डेवलप हो, और वो एक एग्जाम्पल सेट करे, वो एनवायरमेंट पे भी काम करे। ग्राउंड वाटर क्यों चला गया? क्योंकि हम मिस यूज कर रहे हैं ना शहरों में। एक तो मिस यूज है और दूसरा ग्राउंड वाटर जो हमारा जो नेचुरल वाटर है ना, बारिश से आने वाला पानी, उसको हम लोगों ने संरक्षित करना छोड़ दिया है। जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी वो छोड़ दी। पूरा एक मॉडल बनाया मैंने इसके। तो ये आपने क्या सरपंच से इस बारे में बात नहीं की? मैम मुझे अभी वो विलेज मिला नहीं है, और ये जो थे जो मैं आपको बता रही हूँ इनको मुझे विजिट भी करना है, लेकिन सरपंच का मैंने सुना है कि वो कन्विंस नहीं होंगी, फीमेल ही है। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई सरपंच अभी मुझे सुन रही है या मेरा कहीं से भी उनको पता चले और वो चाहती है कि ऐसा कोई गांव हम डेवलप करें जिसको एक रोल मॉडल सेट करें, जिसके अंदर मैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखाऊं, जिसके अंदर मैं उनको 99.9% फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाऊं,
और वो एक दिन की नहीं होगी, वो 12 महीने ट्रेनिंग चलेगी, बच्चे से लेके कि बच्चे को भी पता होगा कि जीरो अकाउंट कैसे खुलना है, बच्चे से लेके महिला तक इनको स्किल करें, इनके ये हेल्थ सेंटर्स बनाए जाए, वहीं पे ही इनको कैसे उसको जैसे आप कह रहे हो कि रेन वाटर या ग्राउंड वाटर मिस यूज हो रहा है, तो किस तरह से उसको बचाना है, किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, किस तरह से उसको प्लास्टिक फ्री करना है, किस तरह से वहाँ के बच्चों को नेचर से जोड़ना है। और साथ में वहाँ पे हम जो शहर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मिस करते हैं, उनको लेकर आए और इस प्रॉमिस पे लेकर आए कि वो जो शहर में किया है वो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ एनवायरमेंट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस तरह का एक विलेज डेवलप करने का मेरा सपना है। मुझे तो फिर गैप दिख रहा है कि करने की चाह है और रिसोर्सेज भी दिख रहे हैं कैसे हो जाएंगे, लेकिन वहां से आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। और ये काफी सारे लोगों से अभी बोल रखा है, 8-10 लोगों से मेरी बात चल रही है जयपुर की चारों तरफ। मैं देखती हूँ कि मुझे ऐसा विलेज मिल जाए। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू या मुझे कोई सुन रहा हो और अगर मैं लकी हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ पे है वो हो चुका है, तो अगर मेरे दिल में ये चीज है तो वो होगी जरूर होगी। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो ये जो जनप्रतिनिधि गांव में बैठे हैं, सरपंच जैसे लोग, बहुत कम ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि वो अपने गांव के लिए, अपनी पंचायतों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी योजनाएं उनके लिए बहुत हैं, केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं जो लोग हैं, एनजीओज हैं, ये भी आगे आके करना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक उनके तरफ से कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत जगह ये बात आती है कि सामने वाला ये पूछता है कि उसमें मुझे क्या मिले। ये सही है, ये मेरे संग हुआ था अभी जब मैंने किसी से कहा था कि मेरे लिए ऐसा गांव ढूंढ दो, मैं उसमें ये काम करना चाहती हूँ। उन्होंने ढूंढा और जब उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से बातें की तो उन्होंने ये कहा कि मैडम क्या चाहती हैं, उनको क्या चाहिए हमसे। तो उन्होंने बताया कि मैडम को कुछ नहीं चाहिए, वो तो खुद उल्टा अपना टाइम निकाल के और आपके लिए करने आएंगी, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाए और आप वही साफ हवा, साफ पानी, जिस वातावरण में रहे हो वहाँ रहो। यहाँ आके, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ना तो वो गांव के रहे ना वो शहर के रहे, मैंने कहने को कह दिया कि मैं जयपुर से हूँ और पता चला कि मैं किसी बस्ती में ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ नाली भी है, सामने ही खाना भी है और वहीं रसोई है और वहीं नाना भी है और वहाँ रोशनी नहीं है। और रोशनी नहीं है, 8-8 साल से रोशनी नहीं है, सोचिए। तो फिर वो जीवन से अच्छा तो मैं मेरे गांव में रुक जाऊँ, मेरे पास मेरी सते छत है, मेरी खुद की जमीन है, चाहे वो छोटा सा टुकड़ा है, मुझे फ्रेश खाने को मिल रहा है, साफ हवा मिल रही है, 4 लोग मुझसे बात करने के लिए हैं। और वो चीज, अब तो मैं इंटरनेट का जमाना है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी एजुकेशन में कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या लाइफस्टाइल में कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आप देखिए, जब हम अभी यूथ को डिस्कस कर रहे थे तो यूथ कुछ तो ऐसा हो गया कि रिमोट एरिया में जाके रह रहे, वो अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं गैजेट से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से। तो वो वहाँ पे वो रूरल टूरिज्म भी डेवलप कर रहे हैं, वो वहाँ के लोगों को पढ़ा भी रहे। अभी मैं गई थी नीति आयोग की एक मीटिंग में दिल्ली, जहाँ पे मुझे एक लड़की मिली थी जो उत्तराखंड से आई थी, और जब उनका पहनावा देखा बहुत ही सरल थी लेकिन इंग्लिश फर्राटेदार। फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। और क्या पढ़ाते हो कि मैंने पहले पूरा उन बच्चों से डिस्कशन किया, स्टडी की, उनके लिए मैथ्स के मॉड्यूल डेवलप किए और मैं अब उनके लिए बुक्स छपवाती हूँ और उनको धीरे 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 उनको पढ़ा रही हूँ। तो ये जो लड़की थी, इसने ये इतनी मॉडर्न हो गई, डीयू में पढ़ी है और वो वापस वहाँ गई है क्योंकि वो उस गांव से है और वो चाहती है कि जो चीजें मैंने यहाँ से सीखी है मैं वहाँ पे जाके दे दूँ, उन बच्चों को सफर भी नहीं हो, वो यहाँ छोड़ के नहीं आए। और जिस तरह से हम डिस्कस अभी कर रहे थे कि दिल्ली अब बदल चुका है या जयपुर बदल चुका है, बहुत ज्यादा क्राउडेड भी हो गया है और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड भी हो रहा है ये शहर, बड़े शहर। तो वहाँ पे वो बच्ची जैसे अपना योगदान दे रही है, ऐसे यदि हम सब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं किसी ना किसी विलेज से तो हमारी जड़ें जुड़ी हुई होंगी ना। मुझे मेरा गांव पता है कि मैं कहाँ से हूँ, आपको आपका गांव पता है, तो हम अगर थोड़ा थोड़ा भी जाके हर इतवार अपने गांव को दे रहे हैं, या जैसे आप कह रहे हो कि सरकार की खूब सारी नीतियां भी हैं लेकिन उन लोगों तक ना तो शहर में पहुंच रही है ना गाँव में पहुंच रही है। और ये जो नीतियां ये तभी पहुंच पाएंगे जब हम एज ए सिटीजन अपना पर्सनल रोल समझ पाएंगे
सरकार कोई एक इंसान की नहीं है, सरकार तो बहुत सारे लोगों से मिलके बनी हुई है। एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें नीचे नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों को पास किया जाता है, उस पास को करने के बाद में ऊपर एग्जीक्यूशन करवाया जाता है, उस पर थप्पा लगता है और फिर वो फ्लोट की जाती है पूरी सोसाइटी के अंदर कि आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए। लेकिन अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मुझे ये है कि मुझे इनसे क्या लेना देना, या मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, या हो सकता है मैं फाइनेंशियली इतनी पुअर हूँ कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उनसे पूछूं, मुझे ऐसा लगता है आज की रोटी का मैं इंतजाम कर लूँ। ये सारे गैप्स हैं सोसाइटी में, ये सारे गैप्स हैं। इसमें हम यूथ को वॉलंटियर्स बना सकते हैं क्योंकि वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। जो गैजेट्स के संग उनकी दोस्ती हो रखी है, मोबाइल और लैपटॉप के संग, और उनकी भी खुद की नॉलेज भी गेन हो जाएगी। अगर संडे संडे भी बच्चे वॉलंटियरिंग करें स्कूल्स के और कॉलेजेस के, और खुद से करें, बिना किसी प्रेशर के करें, बिना किसी लेबल या बिना किसी मेडल या बिना किसी सर्टिफिकेट के करें, अपना एक फर्ज समझ के, एक सोशल ड्यूटी समझ के करें, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी के अंदर मैम। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. अच्छा, अभी हम गांव की बात कर रहे थे तब मुझे ध्यान आया कि कई जानकार हैं मेरे जो गांव में एक बेटी है या दो बेटियां हैं, दो जमीन बेचकर उनको पढ़ा रहे, क्योंकि बेटी पढ़ाने का आजकल इतना ज्यादा है जोर कि सब जागरूक तो हो गए हैं। अब उन्होंने क्या किया, अच्छा मेरे पास बेटे नहीं है तो उनको लगता है कि आगे मैं जमीन का करूंगा क्या। उन्होंने जमीन बेची या उसको थोड़ा किस्तों किस्तों में करके अपने खेत हटाते गए और वो पैसा बेटियों को बाहर बेच के, शहरों में बेच के पढ़ा रहे हैं। हो सकता है उनके सोचने का तरीका उनके हिसाब से सही हो, लेकिन जो बेटियां शहर में आके पढ़ गई हैं, आप मुझे बताइए क्या पुरुष की बराबरी कर पाई हैं सोच के हिसाब से? शिक्षा मिल गई, मनी मैनेजमेंट, आगे फ्यूचर अपना प्लस अपनी फैमिली का, क्योंकि जब एक पुरुष होता है तो वो पूरे परिवार को देखता है। बच्चे की शिक्षा है, पत्नी का है, माता पिता का स्वास्थ्य है, इसके अलावा घर परिवार रिश्तेदार, बहुत सारी चीजें हैं। क्या माता पिता का जो दांव लगा है, सारा कुछ बेचा है, ये बेटी शहर आके कर पा रही है? वो बराबर सोच पुरुषों के बराबर बन पाई है? मेरा सवाल। काफी सारे देखे हैं ये गए आसपास, ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं। कुछ तो मैं नाम नहीं कहूंगी, लेकिन फिर मैं बताती हूँ कि एक बच्ची है जिसके पेरेंट्स ने सिर्फ उसका सपना पूरा करने के लिए अपना जो फैमिली बिजनेस की जगह थी वो छोड़ी, दिल्ली गए उस बच्ची के लिए और रेंटल हाउस में रहे। उसको वो जो चाहिए था वो सारी एजुकेशन दिलाई, और जिस तरह से आप कह रहे हो कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं था वो काम, लेकिन फिर भी किया उन्होंने, और आज उस बच्ची ने झंडे गाड़ के। चलिए, ये आपने पॉजिटिव स्टोरी बताई, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बेटियां आ गई, पढ़ गई, लेकिन जो कुछ कर रही हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रही हैं। आप इसको कैसे जस्टिफाई करें? रेयर केसेस है, जब हम बेटियों की कहते हैं तो उसमें रेयर केसेस है, जैसे आप कह रहे हो। क्योंकि मैंने पढ़ लिया, हाँ, अब मेरी मर्जी, अब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, अब मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपने लाइफस्टाइल दूंगी, मैं अपने हिसाब से खर्च करूंगी। जो एक लड़के को पढ़ाने के बाद जिस तरीके से जिम्मेदारी से वो अपने पैसे के बारे में या अपने जो लाइबिलिटीज है फैमिली के लिए वो सोचता है, वो लड़की नहीं सोच पा रही है। बहुत जगह ये देखा है
इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसको साइड करके नहीं डाल सकते। नहीं, इसमें देखिए अगेन डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, फिर मैं एक एग्जांपल आपको जैबो का देती हूँ कि मेरी आंखों देखी है कि उन्होंने जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उनके फादर नहीं थे, खुद की पढ़ाई की, फिर अपनी बहन को पढ़ाया, बहन की शादी की, उसको सगी किया, फिर बची मम्मी। अब मम्मी की जिम्मेदारी जो लड़का लेगा उस वहीं जाएंगे और खुद भी अपनी पैरों पे खड़ी रहेगी। तो उसी लड़के से शादी की जिन्होंने उनकी माँ को रखना स्वीकार दिया। तो उन्होंने अपनी माँ के साथ में अपने सास ससुर की भी सेवा की और आज भी आराम से रह रही हैं, खुद भी कमा रही हैं, हस्बैंड भी कमा रहे हैं, घर भी मैनेज हो रहा है। अब जो आप बात कह रहे हो ये है, ये मेरी अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी, ये है, ये मैंने कह दिया कि मैं एम्पावर्ड हो गई, मैं डॉक्टर बन गई। अभी मैं जैसे अपनी स्टोरी सुना रही थी, मैं इकलौती हूँ अपने पेरेंट्स की और मैंने कह दिया कि अब ये मेरी लाइफ है, आपने शादी कर ली तो आपकी जिम्मेदारी थी, मेरा पढ़ाना है आपकी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल, तो मैं कुछ भी करूँ। अब वो बेचारे, वो माता पिता एक ऐसा रिश्ता है कि वो कुछ भी नहीं कह पाते। वो एक मोह ममतत्व का वो ऐसा होता है कि वो बेचारे, एक माता पिता का रिश्ता ही ऐसा होता है जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन होता है, जिसमें सिर्फ देना ही देना होता है, लेना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप सही कह रहे हो, फीमेल्स जो है जिनको लगता है, हो सकता है कई लोग मुझसे अग्री नहीं हो, लेकिन ये सच है कि जब एक पुरुष कमाता है, पुरुष प्रधान समाज हम कहते हैं, पुरुष तो कमाता हुआ आया है और आज आगे भी कमाना ही पड़ेगा उनको। वो तो एक टेंडेंसी है, हम कहते हैं कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई, पर वो जब कमाता है तो वो आपके घर का जो आपने लोन लिया वो भी भरेगा, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम भी भरेगा, आपकी गाड़ी का लोन भी भरेगा, आपके बच्चों की फीस भी भरेगा, अपने माता पिता की दवाई का भी देखेगा, साथ के साथ वो आपके घर के पेंटिंग, रिपेयर, डेंटिंग, सेविंग्स, आपको गोल्ड, मैडम को शॉपिंग, सब कराएगा। और उसके साथ में भी कुछ प्लॉट्स और कुछ प्रॉपर्टीज बेचे रखे या सिक्योर कर। तो ये तो हो गया मेल का रोल, जब माता पिता ने उसको पढ़ाया। जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, महिलाओं की या बच्चियों की बात करते हैं, तो वो पढ़ने के बाद में ये वाला पार्ट अभी भी मिसिंग है। ये सिर्फ 1/4 ही है, बाकी 3/4 जो है अभी भी वही है। अगर मैं आज लाख रुपए महीने कमा रही हूँ तो मैं उससे बढ़िया शॉपिंग करूंगी, मैं अच्छे से घूमने जाऊंगी, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट जाऊंगी, है ना। मैं ये नहीं सोचूंगी कि लाख रुपए महीने में कमा रही हूँ मतलब साल का 12 लाख रुपए, इसको मैं कैसे सेव करूं, मैं लाख रुपए में से 25,000 रुपए खर्च करूं, 75,000 रुपए जो है उसमें मैं मेरी सेविंग भी करूं और कुछ इस तरह से उसको ग्रो करूं टाइमली, जल्दी से कुछ शेयर्स ले लो, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं, कुछ SIPs में प्लानिंग ये भी करूं। फिर मेरे संग मेरे हस्बैंड है, मेरे दोनों बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ करूं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि आप कमा रहे हैं और पुरुषों की बराबरी कर रहे हैं, पुरुषों की बराबरी कर रहे हैं, तो पुरुषों की बराबरी हमें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के कमा के और पुरुषों की बराबरी कर रहे हैं, तो हम ये समझे कि साथ के साथ हमें वो मेल मेंटालिटी भी रखनी पड़ेगी जिसमें हम पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, जिसमें सबका ध्यान रखा जाता है। अब बीइंग अ वाइफ मैं तो नाराज हो जाऊंगी मेरे हस्बैंड से कि आप इतना कमाते हो, मुझे ना आज वहाँ लंदन घुमाने नहीं ले गए। लेकिन आपका पति नाराज होगा कि तुम इतना कमाती हो और तुम मुझे लंदन ही घुमा के लाई। ये बोलने की आजादी हमने पुरुषों को नहीं दी है, मुझे लगता है। नहीं, कोई पुरुष भारत में कम से कम ऐसा नहीं बोलता है, तो क्या ये बराबरी हो गई? मैं वही कह रही हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आने लगा है। जैसे कुछ फीमेल्स हैं जो इसमें मैं जानती हूँ फीमेल को जिन्होंने MBA किया और बहुत अच्छे पैकेज पे अभी दिल्ली काम कर रही हैं और उनके हस्बैंड जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि 2 बेटियां हैं और दोनों हस्बैंड अच्छे पैकेज पे हैं, लेकिन उन्हें कहीं शाइनेस फील नहीं हो रही है वाइफ का घर के काम में हेल्प करने में। तो ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, लेकिन फीमेल्स से मेरी सबसे जितनी भी बच्ची महिला जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम पहले जो शिकायत करते थे 3 चीजों की, कि हमसे पर्दा कराया जाता है, हमसे दहेज मांगा जाता है और हमें पढ़ाया नहीं जाता, वो सब चीजें अब खत्म हो गई। तो क्यों ना हम उतनी ही खूबसूरती से अब उस आजादी का गलत फायदा ना उठा के उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम उसके अंदर, अगर हमें पढ़ाया जा रहा है तो हम उस पढ़ाई की सही वैल्यू निकालें, वो ट्रेडिशंस, वो कल्चर्स, वो वैल्यूज अपने परिवार में अपने बच्चों को दें, कैसे हमें साथ मिलकर रहना है, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी ताकत है। और अगर हमें घूंघट प्रथा से हम दूर हो चुके तो कम से कम हम अपने आप को इस तरह से कवर करके रखें, इस तरह से सोबरली ड्रेस्ड अप हो कि जब भी हम बाहर निकले तो लोगों को लगे कि हाँ, एजुकेशन जो है ना, एम्पावरमेंट, वो असली तो ये है।
और रही बात तीसरी के हमें जैसे पढ़ाया क्या मैंने बता दिया, दहेज का बता दिया और नहीं पर्दा प्रथा का बता दिया और बच्चा दहेज का। तो आजकल सबके पास सब कुछ होता है, सबके पास सब कुछ होता है। तो हमें क्या देना है अपनी बच्ची को? हमें देनी है उसको असली वैल्यूज, ट्रेडिशंस, रिस्पेक्ट देना और कैसे आप प्यार से एक परिवार को मोती की माला की तरह पिरो के रख सकते हो, बस ये देना है। और फिर उसके बाद में देखो कि वो घर स्वर्ग बन जाता है। और यही भारतीय संस्कृति तो यही थी, भारतीय संस्कृति में ये सब नहीं था इसमें। लेकिन अब जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं महिलाओं के अलग अलग रूप में, तो इसमें कुछ यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ये शायद इंडियन सिस्टम में ही है या नॉर्थ इंडिया में ही है कि जब हम कई बार बेटी विदा कर देते हैं और बहू लाते हैं, तो बेटी विदा करते समय हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं और बहू लाते समय हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं। तो जब आप बेटी और बहू जो है दोनों को एक मान के चलिए और बेटी और बहू भी ये मान ले कि हम जिस परिवार में जा रहे हैं वहां पे जैसे हम अपने माता पिता के संग 20-22 साल रहे, बिल्कुल वैसे माने। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, भेदभाव होना चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है डिस्कशंस हो, डिस्कशंस में आप मुझसे सहमत नहीं हो और मैं आपसे सहमत नहीं हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस डिस्कशन की वजह से मैं आपसे मुंह फेर लूं और आप मुझसे मुंह फेर लो, वो गलत है। क्योंकि सब यहीं रह जाना है, ये सब चीजें मेटेरियलिस्टिक हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों पे नहीं जाना है। असली जो रिश्ता है, जो असली कमाई है हमारी, जो असली सुख है, वो है कि आपके संग एक मजबूत परिवार खड़ा है जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है और जो सब हर समय आपके संग उठना बैठना खाना रहना चाहता है। और उसकी जो वैल्यू है वो करोड़ों रुपए क्या अरबों रुपए या हीरे मोती दे के भी नहीं पाई जा सकती। तो मजेदारी है मतलब। और मैं ऐसी माओं को भी जानती हूँ जो आजकल अपनी बच्चियों को इस तरह की अपब्रिंगिंग दे रही हैं और वो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं जब उन बच्चियों को देखती हूँ और मदर इज डॉक्टर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं जिस घर में जाएंगे उसको स्वर्ग बना दिए। आपने परिवार से जुड़े रहने की बात की अभी, कम्युनिटी बॉन्डिंग मैं सोच रही हूँ जो टूटी है, इसकी क्या वजह है और ये कितनी जरूरी है? अगेन वेस्टर्न कल्चर, हम इतने ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं वेस्टर्न कल्चर को क्यों इतना दोष दे रहे हैं? हम ही तो अपना रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा लग रहा है। तो इसमें देखिए वेस्टर्न कल्चर, फिर हम जो मीडिया पे देख रहे हैं और फिर उस वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है और उसके परिणाम भी तो आप देख रहे हैं ना। हाँ, परिणाम देख रहे हैं। तो जब मैं सपोज मैं अगर 16 ईयर्स की हूँ, उस समय मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पड़ोसी से बात नहीं करूं, मैं आपको नमस्ते नहीं करूं, मैं आपका सम्मान नहीं करूं, मेरी अपनी स्पेस है, मैं जो चाहे पहनूं, जैसे चाहे आऊं जाऊं, चाहे लेट आऊं, चाहे मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, मेरे पेरेंट्स को मतलब नहीं है। तो वाई यू अभी ये आ गए। लेकिन उसके अपोजिट हम ये सोचें कि जब आपके पेरेंट्स आसपास नहीं होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं जो परिवार की तरह हैं, जो आपका पीछे से ध्यान रखना है, आपका स्कूल कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होता, आपके पीछे से घर में कोई घुसिया तो उसका ध्यान रखते हैं कि आपके कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ, आपको आपके पेरेंट्स कहीं बाहर हैं या आपके घर पे ताला लगा हुआ है और आप अचानक से घर आते हो तो आपको अपने घर में बिठाते हैं, आराम से रेस्ट करने को जगह देते हैं। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। कम्युनिटी बॉन्डिंग सच में खत्म हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। और वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि परिवार से खत्म हो गई तो वो कम्युनिटी से भी खत्म हो गई। अब तो बल्कि उल्टा हमें उनके ऊपर शक होता है, पड़ोसियों के ऊपर, आसपास के उसका लोगों से। एक रीजन ये भी है, देखिए बीच में जिस तरह से अब जैसे शहर डेवलप हो रहे हैं और बड़ी बड़ी मंजिलें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, तो वो जो फ्लैट सिस्टम है, उस फ्लैट सिस्टम के अंदर 100-200 घर होते हैं और उस घर में इस फ्लोर के लोगों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ऊपर वाला किसको आपने खरीदा और आपने किसको रेंट आउट किया मुझे नहीं पता। तो हो सकता है कई बार गलत इंसान हो, गैंगस्टर्स हो, कई बार ये भी होता है। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जितनी भी ये रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स बन रही है उनका कहीं भी कुछ कभी भी किसी तरह की सारे होती हो, कोई सर्विलेंस होता हो, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं। तो इसलिए अभी कुछ जैसे कई बार अभी अपनी लेटेस्ट हमने सुना वैशाली नगर में जो नौकर जहर खुरापनी कर रहे हैं, तो इस वजह से भी विश्वास टूट जाता है कि आप कभी हेल्पर्स लेते हो और वो हेल्पर्स आपके संग इस तरह से कर जाते हैं। या कई बार आपने किसी को रेंटल हाउस दे दिया है और वो रेंट पे रह रहे थे, लेकिन आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता थी, वो कहाँ से आए, उन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए और आपने मान लिया और आपने उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया और हमने वो विश्वास पे उनको रख किया और उस वजह से हो सकता है वो हमें कहीं पीछे से डैमेज कर दें, हमारे बच्चों को कर दें या हमारे घर के बुजुर्गों को कर दें। एक रीजन डर का ये हो सकता है। सेकेंड रीजन है सेल्फ लव, ऑब्सेस्ड विद सेल्फ लव।
हम इतने ऑब्सेस हो चुके हैं कि हमें लगता है कि यहाँ शांति से हम हैं, बस हमारी दुनिया है, बाकी सब तो इंटरफेरेंस कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एलियन लाइफ गलत है। वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे और आपके शरीर के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। आप अगर एक जस्ट कंपेयर कर लें, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम कंपेयर करें तो पहले के टाइम में एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर से ये बीमारियां कम मिलती थी। अभी आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, इवन वुमेन्स के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी और कैंसर के केसेस बहुत जबरदस्त बहुत है, इसका एक पूरा बाजार बन गया और सोशल मीडिया पे इसके बहुत सारे सलाहकार आ गए हैं। उन सलाहकारों को एक रील वायरल करनी चाहिए कि अगर आप कैंसर वाले पेशेंट्स की अगर आप कभी भी स्टडी करोगे, मतलब नॉट एज अ डॉक्टर, अगर हम इमोशनल स्टडी करेंगे, किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया जो उसको बार बार पिंच कर रहा हो, मे बी हस्बैंड, मे बी किड्स, मे बी फैमिली या फाइनेंशियल सिचुएशंस या आसपास या इन लॉज या कुछ ऐसा जो आपको बार बार पंच कर रहा है, बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा है, चुभ रहा है, और आप उसके बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ गुस्से में भरे जा रहे हो, तो आपने अपने इमोशंस के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, तो आपने अपने इमोशंस के अंदर इस तरह का एक मैसेज भेजा है जो आपके सेल्स जो है उनको डिफॉर्म कर रहा है उसी थॉट प्रोसेस के साथ में। आप अच्छे विचार लेते हो तो आप अच्छे से ग्रूम करते हो। सपोज मैंने आपको सुबह उठते ही एक गलत लाइन बोल दी तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। एक गलत थॉट आपके दिमाग में आ गया तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। और मैंने सुबह आते ही उठते ही आपको खुश हो के बोला कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो, तो आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, आपको दिन को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए खुश होने के लिए या आपके हर चीज पे एक टिक लगाने के लिए, या आप सही हो या यहाँ आप गलत हो। आप वो करिए जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सोच के करिए कि इसका 10 साल बाद क्या असर आने वाला है। कहीं इससे आज मुझे खुशी मिल रही है, कहीं इससे मुझे 10 साल बाद कोई ऐसा नुकसान नहीं हो जाए। नुकसान परिवार के तौर पे, नुकसान फाइनेंस के तौर पे, नुकसान आपस की बॉन्डिंग के अंदर, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। या हम कुछ ऐसा खा रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हो गई हैं जिससे हमें लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, मुझे फ्रूट्स नहीं खाना है, मुझे सब्जियां नहीं पसंद, मुझे ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद, मुझे घर का बना खाना नहीं पसंद। फिर ऊपर से स्विगी जोमैटो, ये आपने सोचा नहीं, उससे पहले बाहर स्विगी वाला खड़ा होता है आपके लिए खाना लेके, जिसमें आपको समझ में ही नहीं आता खाने में खा क्या रहे हो, क्योंकि वो सब चीजें मिक्स हो चुकी होती हैं, इतना केमिकली लोडेड होता है, इतने रंग होते हैं, उसमें क्या क्या डाला हुआ है आपको नहीं पता, उसमें क्या क्या इमोशंस डाले हुए हैं आपको वो भी नहीं पता। तो इमोशंस जब हम हमारे घर पे होते हैं, हमें खाना तैयार करते हैं, उसमें माँ का वो प्यार होता है, हाँ वो भाव, एक इंतजार होता है, कुछ पक रहा है, खुशबू आ रही है, अरे जी आ रही है, आज तो सब जल्दी सेकते हो आप, एक रोटी उतार दो जब चूल्हे पे से, तो उसकी वो जो महक आती है, वो अन्न की खुद की महक थोड़ी ना है, क्योंकि गेहूं जब पड़ा रहता है तब तो उसमें से महक ही नहीं आती। वो महक है उस प्यार की, जिस तरह से उसको सींचा गया है, जिस तरह से उसको काटा गया है, जिस तरह से उस पर आटा लगाया गया है और फिर उस पर रोटी बेली गई है और उससे उतारी गई है, तो वो रोटी महकती है, तो पूरे घर में खुशबू आती है। चाहे वो सूखी रोटी हो, चाहे वो एक सब्जी हो, लेकिन उसमें आपने अपने पूरे भाव, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, चाहे वो प्यार के हो, चाहे वो गुस्से के हो, चाहे वो आशा के हो, चाहे वो निराशा के हो, आपने सब उसमें डाल दिए। तो वो जो पकता आएगा, वो जो आप अपने अंदर ग्रहण करोगे, वो क्या गया आपके अंदर, वो भाव चले गए। तो आपके सेल्स जो है, ये तो साइंस है, ये तो जेनेटिक है कि आपने अपने सेल्स को इस तरह का नरिशमेंट दिया जिसमें आप बहुत हैप्पी हो, तो वो सेल्स हैप्पी फील करेंगे और आप सारे दिन, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि डिजीज नहीं होती है, हम ही अपनी ईज को खत्म करते हैं, हम अपनी ईजीनेस को खत्म करते हैं और फिर उसको डिजीज बनाते हैं। ईजीनेस आपकी लाइफस्टाइल में हो, आपकी फूड हैबिट्स में हो, आपके रिश्ते में हो, आपकी बॉन्डिंग्स में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके घर परिवार में आसपास हो। कोई चीज आपको परेशान करे या तो उसको बोल दो, और अगर उसका सोल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल है। आपकी बात से मुझे याद आया कि पहले महिलाओं को अन्नपूर्णा बोलते थे, अब ये शब्द तो लोगों की जबान से गायब हो गया है। अन्नपूर्णा, घर में अनाज पूरा रखती है, मसाले पूरे, भोजन बनाती है, तो उस महिला की एक जो घर में उपस्थिति है और बनाकर बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका पेट भरना, इसको बड़े
गहरे भाव से देखते थे, लेकिन अभी स्विगी जोमेटो ही ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ये काफ़ी बदल गया है। महिलाएं बाहर काम कर रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों की तरह जब हम 8 से 10 घंटे बाहर से काम करके आएँ तो हम खाना बना सकें। हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम बाहर से ही लेंगे, या तो हम संयुक्त परिवार में हैं तो फिर ठीक है, कभी हमने सुबह काम कर लिया घर में अपना जितना हम कर सकते हैं, शाम में घर की दूसरी महिलाओं ने कर लिया, या उनकी वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर हम संयुक्त परिवार में हैं तब तो शायद संभव है, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली तो इट्स हाँ पॉसिबल है। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता है, ये सच है। और जो न्यू जनरेशन है, अगर मुझे सुन रहे हैं और अगर कहीं ना कहीं मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि कुकिंग इज अ स्किल एंड इट्स द स्ट्रेस रिलीवर। वो आपके ऊपर वजन नहीं है। आपको लगता है कि आपको आज खाने के लिए कुछ बनाना है, या आपके घर मेहमान आने वाले हैं और आपको उनके लिए कुछ सर्व करना है, कुछ अच्छा सा बना के, तो वो एक खुशी है। आपको पता ही नहीं चलता, आप अनजाने के स्ट्रेस से कट जाते हो और आप अपने घर के अंदर वो वाइब्स लेकर आ जाते हो। इस तरह की थेरेपी है ये, जो हम समझ ही नहीं पाते हो, हमें फ्री में मिल रही है, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे। नहीं, वैल्यू नहीं कर रहे। अभी लड़कियां ये बोलती हैं कि इतना पढ़ लिख गया, ये खाना बनाने के लिए थोड़ी। खाना बनाना क्या इतना छोटा काम है या इतना गैर मुजरा काम? अब जब हम इतना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हम ये देखें कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर कुकिंग्स तो वो खुद ही करते हैं। सारे सैलेड्स, क्लीनिंग दी सैलेड्स की ड्रेसिंग्स, क्या खाना है, उसमें कैलोरीज कितनी है। और आप अगर ये मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो आप रील्स देख लीजिए इंस्टाग्राम की, उस पे वायरल हो रही है। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं उसमें हम वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो हमें अच्छी लग रही है, सारी चीजें नहीं। जैसे चुन चुन के, अगर मेरा बात ये है कि मुझे आज एक्सक्यूज मारना है कि नहीं आज तो मैं बोल नहीं सकती, मेरा गला खराब है, तो मैं वही बोलूंगी। और अगर मुझे पता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, आप सीएम बन जाइए, आप पीएम बन जाइए, आप ब्यूरोक्रेसी में अच्छी अच्छी पोजीशन पे चले जाइए, आप बिजनेस टाइकून बन जाइए, अगर आपने अपना इनपुट उसमें डाल दिया है, आपने एक मील अपने परिवार के लिए प्रिपेयर की है, तो विश्वास करिए वो परिवार जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा, उसमें कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और एज ए डॉक्टर ये मैं आपको बता रही, और वो जो फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जब वो बच्ची होती है, जब वो यूथ में आती है, वो एडोलेसेंट में आती है, या वो एक एडल्ट फीमेल होती है, वो सारी चीजें ऑल्टर हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार में इन्वॉल्व हो कुकिंग में। क्योंकि ये सब चीजें आउटडेटेड नहीं है, ये बहुत फैशनेबल है। प्लस एट द सेम टाइम ये आप जिस बीमारी से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हो, ये उसका रामबाण इलाज है, बहुत सस्ते में, वो भी बहुत सस्ते में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, माता पिता, जो भी आपकी फैमिली में है, जो भी रिलेटिव्स, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज है, आपको एक डाइट चार्ट बनाना है, या बनवा लीजिए, या चैट जीपीटी है आजकल, तो सब चीज तो यू क्लिक पे है, हम उसका बस अच्छा उपयोग करें। आप अच्छा डाइट चार्ट बनाइए और आप सब मिलके उसको फॉलो करिए, और आप चेंजेस देखिए, आपकी फैमिली की ग्रोथ 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो पर्सनल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल मोड पे हो। आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, और जो आपके अंदर बॉन्डिंग है, जो प्यार है, वो 10 टाइम्स 10x टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और ये सच है, ये प्रूव्ड है। आप कितनी भी स्टडीज उठा लीजिए, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड की, जब हम बात ही वेस्टर्न की कर रहे हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये भी स्टडीज भी वहाँ पे देखें, वहाँ पे क्योंकि रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीजें ये वहीं से आ रही हैं। और एक हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सब चीज है, और इसीलिए ही ये स्टैंड आउट है बाकी सारी कंट्रीज से, इसीलिए ही ये बाकी सारी कंट्रीज के लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है। भारत के अंदर हर किलोमीटर पे तो भाषा चेंज हो जाती है, हर किलोमीटर पे पहनावा चेंज हो जाता है, और राजस्थान में तो पगड़ियाँ चेंज हो रही हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके पगड़ियाँ चेंज हो जाती है। और वही आप अब जैसे राजस्थान से हरियाणा बॉर्डर पे आए, हरियाणा से पंजाब बॉर्डर पे आए, पंजाब से आप हिमाचल बॉर्डर चले जाए, इतना मजा आता है।
इतना मजा आता है। आप वहाँ की लोकल डेलिकेसीज, वहाँ के लोकल लोगों से मिलिए। कुछ ओवरलैपिंग भी मिलती है, लैंग्वेज की ओवरलैपिंग, खाने की ओवरलैपिंग, वो भी मिलती है। ओवरलैप होके वो चेंज होता है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हम सब आए तो एक ही जगह से कहीं से, बस हमने अपने ईज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है। आपने अपने आप को कहीं और का बता दिया, मैंने कहीं और का बता दिया, मैं वहाँ का कल्चर फॉलो कर रही हूँ, आप वहाँ का कर रहे हो। लेकिन अगर हम सच में रिजॉइस करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे से खूब इंटरेक्ट करें। आपने देखा होगा पहले कुछ टाइम पहले इस तरह के सीरियल्स आते थे, इसमें एक बिल्डिंग के अंदर हर स्टेट के लोग हैं हाँ हाँ, और वो फिर कोई गुजराती सीरियल, हाँ, और वो वैसे ही ड्रेसअप होते थे कि मैं गुजरात से हूँ, और ये ऐसे कईयों सीरियल्स है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी था, हाँ, और उससे पहले भी आता है। अच्छा, वो वैसे ही अपनी जहाँ की फॉलो करते हैं। मैं अगर सपोज मद्रास से हूँ, मेरे वैसे ही ड्रेसअप, वैसा ही मेरा फूड होगा, वैसे मेरा घर का गेटअप होगा, वो ऐसा दिखाते थे। और फिर जब कोई कॉमन फंक्शन होता था तो वो ऐसे दिखाते थे, अच्छा वो आपका फूड टेस्ट कर रहे हैं, आप उनका कल्चर समझ रहे हो। फिर अगर हम बात करें, कुछ सीरियल्स ऐसे भी आते थे जिसमें आपको पैन इंडिया क्या स्पेशलिटीज है उनकी कुकिंग सिखाते थे। अब हम लेते हैं हाईली कंसल्टेंसी वाली एजेंसीज जो हमारे रेस्टोरेंट्स के लिए या जो हमारे होटल्स के लिए पूरा मेन्यू क्यूरेट करते हैं, जबकि उनको असली मेन्यू पता ही नहीं होता है, बट वो क्यूरेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें खो गई है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है। अगर हम राजस्थान की बात करें, जैसे आप कह रहे हो हर किलोमीटर पे पगड़ी चेंज होती है, आप यहाँ से शेखावटी चले जाइए, इतना खूबसूरत कल्चर है वहाँ का, खान पान, बोली। फिर हम जोधपुर चले जाएं तो कितने अच्छे से, मतलब कितनी मीठी बोली है, कितना वैरायटी है खाने की। हम यहाँ मीठे से डरते हैं कि सबसे ज्यादा डायबिटीज हो जाएंगी, मीठे से, वहाँ मीठे से खाने की शुरुआत होती है। तो कल्चर इतना सुंदर है, लोगों से मिलिए, एक ही तो जीवन है, एक ही बार जीना है, उसको खूबसूरती से जिए। खूब सारे लोगों से मिलिए, अपने विचार प्रकट करिए, उनसे एक्सचेंज करिए व्यूज, उनके कल्चर को सीखने की कोशिश करिए, अपने कल्चर को सिखाने की कोशिश करिए, पूरी दुनिया घूमिए। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें सॉल्व हो जाती है इन्हीं से। चलिए आपने दुनिया घुमा दी, लेकिन मैं वापस आती हूँ लड़कियों पर, क्योंकि मेरा जो अभी एक मूल विषय जो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो लड़कियां ही हैं, उनकी शिक्षा है। अभी जो लड़कियां शिक्षित होकर अच्छी तरह कॉर्पोरेट में कहीं जॉब कर रही हैं, इसमें बड़ा अट्रैक्शन है कॉर्पोरेट जॉब का। क्या कॉर्पोरेट में उनके हिसाब से चीजें उनको मिल रही हैं जो वो सोच कर आई, वहाँ का टेंशन, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कर पा रही हैं, या कुछ डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है मेल्स के साथ काम करते हुए? क्या अभी सिचुएशन है कॉर्पोरेट में? ये सिचुएशन कॉर्पोरेट नहीं, ये हर जगह है, ये हर जगह है। इतना पढ़ने लिखने का रेशो भी बढ़ा है महिलाओं का, बच्चियों का, राजस्थान में भी बढ़ा है और पूरे भारत में भी बढ़ा है। लेकिन जब हम जेंडर बायस की बात करते हैं तो वो आज भी है। आज भी महिलाओं को मसल पावर में कम आंका जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे महिलाओं को की जो वर्किंग शिफ्ट है उनके टाइमिंग्स को लिमिटेड किया गया है। बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल्स में भी एक साइकोलॉजी ये होती है कि आप तो 8 से 9 घंटे ही दे पाएंगे। अगर मेल डॉक्टर होगा तो वो शायद इमरजेंसी में भी तभी भी आधी रात को आ जाए ना। जबकि सिनेरियो चेंज हो रहा है, डॉक्टर्स की संख्या, फीमेल डॉक्टर्स की संख्या हो रहा है, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और खुद को बहुत चैलेंजिंग बनाना पड़ता है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा घर परिवार छूट जाता है। वो भी नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों ये इतने से पैसों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बात पैसों की नहीं होती है, बात होती है कि वो जो जेंडर बायस है वो अभी भी है, छोटी से लेके बड़ी जगह भी है। अगर हम फीमेल वर्कर्स, लेबर्स की बात करें, वहाँ पे भी है कि आज भी लेबर्स जो है वो मेल्स ज़्यादा हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बात करें तो शायद ही आपको कोई फीमेल मैन्युफैक्चरर मिले लेबर। साड़ी की इंडस्ट्री की बात करें तो जब हैंडवर्क वाली साड़ीज होती हैं उसमें जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे मेल्स हैं। सिर्फ 1 लाख की चूड़ियों में आपको महिलाएं मिल जाएंगी। फिर हम जब आते हैं आगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आज भी आपको वहाँ पे फीमेल्स मिसिंग मिलेंगी। आज भी फीमेल्स आपको सबसे ज़्यादा एपरल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स इनमें मिलेंगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में पुरुषों का एकाधिकार है, जैसे कि आपके जिसमें कार्यों का इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर्स की या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी महिलाएं रहेंगी इंजीनियरिंग में भी, कंप्यूटर साइंस सब में महिलाओं की संख्या पढ़ने में ज़्यादा है, लेकिन
जॉब में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो ज्यादातर हम बाकी जगह हम फिर भी मानते हैं कि महिला पुरुष, वहां तो हम बिल्कुल वेस्टर्न के हिसाब से देखते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल बराबर हैं दोनों। कॉर्पोरेटिवली जैसे अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ा था कि जैसे किसी ने मैटरनिटी लीव दे ली है, अब जब वो वापस जॉब पे आती है तो क्योंकि इसको हम ऐसे समझे कि ये एक ट्रेन का डब्बा था जो आगे निकल गया और आप पहले उतर रहे थे, और अब आप वापस जब चढ़ना चाह रहे हो तो वो लोग तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और हम पीछे रह रहे हैं। तो उस समय आपका पीयर ग्रुप जो है वो हेल्प नहीं करता, स्पेशली मेल्स नहीं कोऑपरेट करते। हो सकता है कईयों को ये मेरी बात खराब भी लगे, लेकिन ये सच है। चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, उसमें कहीं ना कहीं आज भी महिला को कमजोर ही देखा जाता है। अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बराबर हैं। अब तो फ्लाइंग स्क्वाड्रन लीडर्स भी फीमेल्स बनने लगी हैं और काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी चैलेंजिंग भी था और चोटें भी लगती हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि हमने एक अपने आप को चुना ही इसलिए आज मैं आपके सामने ये स्टूडियो में हूँ, तो ये एक ज़ील थी मेरी आगे बढ़ने की, या ओवर एम्बिशियस कह सकते हैं हम, या ये कह सकते हैं कि मुझे एक कुछ सीखने की बहुत चाह है। तो महिलाओं को तो ये रहता है, वो प्रतिशत जो है वो बहुत कम है, लेकिन और इसलिए स्ट्रगल ज्यादा है। हो सकता है समय के साथ जो बच्चियां अब बढ़ रही हैं और जो आ रही हैं वो इन चीजों को बैलेंस कर पाएं और अपने आप को प्रूव कर पाएं। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, ये जो जेंडर बायस की, चाहे वो सैलरी में हो, चाहे वो वर्किंग आवर्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाइज हो, चाहे वो फील्ड वर्क में हो, तो ये वेस्टर्न में भी है। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो सबसे ज्यादा यूएस में घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा ही है, मारना पीटना, बिकॉज कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेरासमेंट है। उनको लगता है कि इफ शी कुड नॉट सेटिस्फाई मी तो और मारपीट तक उतर जाते हैं। तो ये चीजें जो यहाँ पे हम हमारे भारत में जो झुग्गी झोंपड़ियों में कच्ची बस्तियों में देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है तो ये ऐसा कर है, बट देन दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं कॉर्पोरेट पे फिर से आऊंगी। मेरा एक सवाल और है कि वहां पर सैलरी भी डिफरेंट है, महिलाओं का कम है, पुरुषों का अधिक है। इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना महिलाएं कम काम करती हैं, उनकी समझ कम है, या पुरुषों से कम क्वालिफाइड है, क्या है वजह? क्या अगर कॉर्पोरेट में अगर एक पुरुष और महिला लगे हैं तो इसका मतलब उनकी क्वालिफिकेशन बराबर थी, तभी वो उस कॉर्पोरेट कल्चर में आए, वहाँ जॉब पे लगे। और अगर वो एक ही रोल शेयर कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो अगेन क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी पे हम क्वेश्चंस नहीं उठा सकते। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आज भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मसल पावर में, या हो सकता है हमें यह आका जाता है कि नहीं इनको बहुत ट्रबल होती है, टाइम से नहीं आ पाएंगी या इतने आवाज नहीं निकाल पाएंगी। एक ये भी है, प्लस वॉइस मैटर। वॉइस मैटर अगर हम आज ये कहते हैं कि आपके सवाल से मैं एक बार हट के दूसरी बात पे आ जाती हूँ, वापस सवाल पे आऊंगी कि रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। जितने डेवलपिंग नेशन है रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चियां, महिला, बुजुर्ग महिला सभी आ रही है। फिर हम वहाँ पे सवाल उठा देते हैं, सब इसके तो कपड़े ऐसे थे, या ये लेट नाइट आई थी, या इसके तो संस्कार ही ऐसे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आज तक इसके अगेंस्ट एकजुट होके वॉइस उठाई ही नहीं है। जिस दिन सारी औरतें एक हो जाएंगी और अपनी वॉइस उठा लेंगी कि सब ये गलत है और हम इसका 101% अपोज करते हैं, तो अपने आप ही लोगों के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि ये जो इतने क्राइम्स हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। अब जब हम कॉर्पोरेट पे आते हैं, तो अगर आपके संग ऐसा हो रहा है और आप आउट ऑफ द बॉक्स से मेरे संग ये शेयर नहीं करना चाह रही हैं, आप मेरी फ्रेंड है लेकिन आप शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे में ही कहीं कमी है, मैं हाँ, या मेरी डिग्री वैसी नहीं है, या मैंने इसको कुछ बता दिया तो हो सकता है ये मुझसे आगे निकल जाए, है ना। लेकिन until unless we are not united, और दे महिलाएं जब तक एकजुट नहीं होंगी, अपनी वॉइस रेज नहीं करेंगी, तब तक वो कहीं भी नहीं उनकी आवाज सुनी जाएगी। तो वो जो हमें कॉर्पोरेट में लग रहा है कि ये गैप है, ये है, सैलरी में भी है, इसी को ही हम जेंडर बायस कह रहे हैं। काफी सारे कॉर्पोरेट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकंजा भी कसा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। वुमेन्स की जो भी सुविधा है उसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
जैसे अब मैं बात करूँ रतन टाटा जी का, तो रतन टाटा जी की कंपनी में फिक्स है कि 50% महिला ही रहेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो। उनके ताज ग्रुप के हर होटल्स के अंदर 50% फीमेल स्टाफ है, और किसी वजह से फीमेल छोड़ के चली जाती है, रिजाइन कर देती है, तो पूरी जांच पड़ताल होती है कि उसके कहीं फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या यहाँ पे किसी ने हैरेस तो नहीं किया। तो हमें वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जो हमारे रतन टाटा जी ने किया एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को के सम्मान का ध्यान रखा और उनको बराबर का अधिकार दिया, वो 50% का। जब हमारे यहाँ ये उदाहरण है ही है, तो फिर इसको हम लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह? ये रतन जी की सोच थी। तो रतन जो हारनोई है आप भारत की कंपनी है, हाँ, तो दूसरे घरों में अपनी कंपनी में ये चीज रखी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट में ये जेंडर बायस या सैलरी के ऊपर हो रहा है, तो सारी फीमेल्स मिलके इकट्ठी होके आवाज क्यों नहीं उठा रही है? आपका ये कहना है हाँ, अपने हो नहीं रही तो आवाज उठा के उस चीज को मांग ले। सरकार अपने ऐसे कर रही है। सरकार अभी मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज्यादा टाइट है इस चीज को लेके कि वुमेन्स को हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, जेंडर बायस नहीं हो। तभी तो वो जो हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, वो जब ही तो बनेगी जब भारत की 50% आबादी महिला जो है उसको अब बराबर उस लेवल के लेकर आओगे। और उसी के लिए महिलाओं के लिए ही सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन हमें यूनाइट होने की जरूरत है। वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश, वो यहाँ आके मेरे पास प्रधानमंत्री जी नहीं बैठ सकते या मुख्यमंत्री जी यहाँ मेरे पास आके नहीं बैठ सकते कि नहीं ये आपके संग गलत हो रहा है। हमें ही कहीं ना कहीं आपस में डिस्कशन शुरू करना पड़ेगा, आपस में इन चीजों को, क्योंकि जब पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम सेम है और ऐसी 10 महिलाएं आपके सामने बैठ जाए कि हम सबकी प्रॉब्लम सेम है, तो हम यूनाइट होके फिर हम जाके कोई एजेंडा प्रिपेयर करें और हम उसके अगेंस्ट बोले। वी शुड हैव सम ग्राउंड रिपोर्ट्स आल्सो। ये मेरा मानना है। कॉर्पोरेट में मैंने एक चीज और देखी है, एक टारगेट प्रेशर। ये एक नई चीज आ गई है जो हम लोग दूसरे फील्ड्स में नहीं देखते हैं। महिलाएं कितना इसको बेयर करती हैं। ये बहुत ट्रेजिक है, बहुत बहुत ज्यादा मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता, और उस वजह से कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। और गलतियां ऐसी होती हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इसको सुन चुकी हूँ, इस इंसिडेंस को सुन चुकी हूँ। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम बैंक्स का ले लें, तो कॉर्पोरेट बैंक्स जो है वो अगर वो अपने एम्प्लॉय को अगर पे करेंगे 8 आवर्स का या 9 आवर्स का, तो वो उससे 19 आवर्स तक का काम करेंगे। टारगेट वो तो ही है। तो जब उनको टारगेट अचीव करने की बात आती है कि मंथ एंड हो रहा है या ईयर एंड हो रहा है, तब जब वो अपनी टीम की मीटिंग्स लेते हैं और जब आपको एक टारगेट दिया जाता है, उस समय आपको पता ही चलता, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारे ब्रेन को एक कमांड दिया गया है और वो बिना सोचे समझे सब जगह दौड़ने लग गया उसमें प्रेशर में की। और फिर हम उस समय बिना सोचे समझे सबको फोन कॉल करना शुरू कर देते, मैसेजेस करना शुरू कर देते। तो जब हम बैंक्स की बात करते हैं, तो बैंक्स के पास हर वर्टिकल्स होते हैं, लोन्स के भी होते हैं, आपके पास एसेट मैनेजमेंट वाले भी होते हैं। तो एम्प्लॉयज को पता है कि किसके पास क्या है, उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाते स्पेशली फीमेल्स, तो वो फिर गलत अप्रोच पे आ जाता है और फिर वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाती। और जब मेल्स की हम बात करते हैं, तो उनकी जो साइकोलॉजी है उसमें जो मार्केटिंग के लोग हैं ना, जितने आपको हंसमुख दिखते हैं, जितने आपसे वो घुल मिल के बात करते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उनको अपनी सर्विस सेल करनी है। लेकिन अगर हम उनकी फैमिलीज देखें, तो वो वहाँ पे उतने ही ज्यादा जिसको कह सकते हैं हम कि बाहर जब तक खुश हैं, अंदर वहाँ पे जाके उतना ही टेंट्रम मचाते। रीजन है कि यहाँ तो प्रेशर था, तो इसलिए खुश बह के स्माइलिंग फेस करके सब कुछ बेयर करना पड़ा। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर डेवलप हो गए, वो फ्रस्ट्रेशन वो कहाँ निकालेंगे? वो फ्रस्ट्रेशन वो घर पे जाके निकालते। तो हो गया ना इम्बैलेंस, वर्क में भी हो गया, फैमिली में भी हो गया, गलत प्रैक्टिसेस भी हो गई, एक आपने अजीब से स्ट्रेस भी दे दिया। ये जो अभी जैसे हम सुन रहे हैं अभी कार्डियक अरेस्ट खूब हो रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस का पार्ट जो आपका वर्क से ही आ रहा है, ईदर फ्रॉम योर फैमिली पार्ट और योर वर्क पार्ट। कि हमें इच्छा बहुत ज्यादा है, चाह बहुत ज्यादा है आगे बढ़ने की, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सपने बहुत बड़े हैं, काम भी बहुत बड़ा ले रखा है, और पेशेंस भी नहीं है, पेशेंस जीरो टॉलरेंस हो चुकी है। क्योंकि हमें तो आदत हो गई सिंगल क्लिक पे, स्विगी, जोमेटो, इंस्टा, ब्लिंकिट, तो हमारे पास तो सिंगल क्लिक पे होना चाहिए। ऐसे हमारे सिंगल क्लिक पे सामने इंसान आ जाए और वो हमारा चुटकियों में काम कर दे।
पर हम समझ नहीं पा रहे कि हम अपने आप को कितना स्ट्रेस कर रहे हैं, हम हमारे दिमाग को अननेसेसरी गलत जगह लगा रहे हैं। कॉर्पोरेट पे अपना एक प्रेशर रहता है क्योंकि वो बड़े बिजनेस हाउसेस रहते हैं, तो उनके पास पूरा दुनिया जहान का फाइनेंस जो है उनके पास होता है, तो उनको वो मैनेज करनी होती है चीज़ें, इसलिए क्योंकि उनका तो टर्नओवर चल रहा है और वो टर्नओवर में कहीं भी छोटा सा लूप होल हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो भी गलत है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर नहीं आएगा तो आप डेवलपिंग नेशन कैसे कहलाए जाओ। तो सब चीज़ें जो है लगभग कहते हैं ना कि साइकिल के दो पहिए होते हैं, साथ चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने बिहेवियर से, अपने थॉट प्रोसेस से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और हम हमारे दिल में खूब सारा प्यार और कंपैशन लेके चलेंगे और सामने वाले की परिस्थिति समझ जाएंगे कि वो अगर नाराज़ हो रहा है तो हो सकता है कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई घर पे कोई ऐसी बात हो गई है या ऑफिस में कोई ऐसी बात हो गई है, तो थोड़ा सा शांति से उनको सुने, हो सकता है कि उसके बाद उनका व्यवहार बदल जाए। तो अब इस दुनिया को जो ज़रूरत है वो है सबसे ज़्यादा प्यार की। प्यार, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, इनकमिशन चाहिए और वो मिसिंग है, वो हमारी अपब्रिंगिंग में भी मिस होता जा रहा है। जितना पेशेंस, जितना प्यार हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया और जितने शांति से और जितने संस्कारों से उन्होंने हमें बड़ा किया, अब जो बच्चे हमने जो बड़े किए हैं वो टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, तो ना उनके पास पेशेंस है ना हमारे पास पेशेंस है। तो सोचिए कि जो हमारी जेन जी जनरेशन आई है वो क्या ही होगी। सो वी आर द लास्ट जनरेशन, हम बीच के एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसी कड़ी है जिसने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारे संस्कार और अपनापन देखा है और उसमें से बनफूट हम डिलीवर कर रहे हैं। तो और उसके बाद वाले ना तो ये देख पाएगी और ना ये और ना वो, तीनों ही फेज में होंगे अगर हम आज नहीं समझे तो। अब मेरा आखिरी सवाल है, हम लोग बड़े लकी हैं कि इस एरा में हैं और हमने वो सब देखा है, जैसा आपने कहा पेरेंट्स से मिला, सब कुछ चीज़ें मिली और आप एजुकेशन मिला, अपने पैरों पे खड़े, पहचान बना ली, समाज के लिए भी कर रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि इस एरा में जी रहे हैं और हम लोगों के माता पिता ने भी हम लोगों को शिक्षा दी, हमें बाहर निकल के काम करने का मौका दिया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने खुद अपनी पहचान बनाई एक फाउंडेशन के माध्यम से, समाज में निकलकर लोगों को देखा, बहुत कुछ जाना और उसमें से मुझे लगता है कि कुछ निचोड़ निकाला है सबकी चीज़ें देखकर। तो आप उस निचोड़ से अपने लिए, आगे के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ क्या देखना चाहती हैं? अभी आपके बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएं या जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपकी जो लग्जरी लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए? आपका आगे का बुढ़ापा कैसा होना चाहिए? लग्जरी लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार जो साथ बैठता है, उठता है, खाता है, हंसता है, उससे अच्छी कोई लग्जरी हो ही नहीं सकती, वो प्राइसलेस है। और हम, मेरे बच्चे, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, हम सब मिलके साथ में खूब सारा एंजॉय करें, घूमें, सब जगह जहाँ भी जाएं, एक साथ मिले, बैठे, हंसे, एक दूसरे से बातें करें, ये लग्जरी है। मतलब ये तो प्राइसलेस है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बस यही चाहिए। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अलका गौड़ आपसे बात करके। तो ये थे डॉक्टर अलका गौड़ हमारे साथ आज पॉडकास्ट में। इन्होंने अपनी बातें साझा की, अपनी शिक्षा, अपने काम, इसके अलावा समाज के बारे में जो घूम कर, देख कर जो इन्हें समझ में आया और उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं इस समाज को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपना क्या योगदान हो सकता है, एक शिक्षित महिला, एक आत्मनिर्भर महिला होने के नाते क्या कर सकते हैं, उस पर अलका गौड़ काम कर रही हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में इतना ही। हम अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और करेंगे कुछ नई बातें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.